दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे और सबसे पहले पहुँचे। आप सबका स्वागत है आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कम एक छोटा सा ट्रेनिंग में। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा श्रीधर यूनिवर्सिटी का कि आपने हमें डॉक्टरेट दिया, ऑनररी डॉक्टरेट इन द फील्ड ऑफ रिवर्सिंग किडनी डिजीज। तो इसके लिए श्रीधर यूनिवर्सिटी की पूरी टीम हमारे हॉस्पिटल्स में गई और हमारे पेशेंट्स के 101 उन्होंने बात किया, फॉलो किया पेशेंट्स को कुछ महीनों तक लगातार, ये देखने के लिए कि ग्रैड थेरेपी जो मैं आज बताने वाला हूँ उसकी मदद से क्या वाकई में पेशेंट की डायलिसिस छूट जाती है, क्या वाकई में पेशेंट की ट्रांसप्लांट की जो ज़रूरत है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये उनके सवाल थे। तो श्रीधर यूनिवर्सिटी इन एसोसिएशन विद दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि देश का सबसे पुराना आयुर्वेदिक कॉलेज है, 1898 में बना था। तो दोनों संस्थान ने मिलके पिछले कुछ महीनों में उन्होंने ऑब्जर्वेशन स्टडी किया और उसका नतीजा, जो कि आज के इस बुक में नतीजा हमने डाला है, वो एक मेजर पार्ट है। नतीजा ये निकला कि जिन लोगों ने ग्रैड सिस्टम यानी कि ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम को 100% फॉलो किया, अमंग देम 75% पेशेंट्स की डायलिसिस पूरी तरह छूट गई और 89% पेशेंट्स की दवाइयाँ पूरी तरह या कुछ हद तक छूट गई। तो ये इसका कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन। और बाकी जो 25% पेशेंट रह गए उनकी डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो गई और उनके सिम्टम्स कम हो गए, उनकी दवाइयाँ कम हो गई। ये सारा नतीजा जो इस किताब में भी है और ये नतीजा श्रीधर यूनिवर्सिटी की टीम, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज की टीम ने निकाला। तो ये एक सबूत है और इस सबूत के बेसिस पे हमें बड़ी खुशी है, बल्कि मेरे लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने इसको ऑनर करके और पक्का कर दिया। सो थैंक्स वंस अगेन फॉर द ऑनररी डॉक्टरेट। तो आज से पहले 2 बार और ऑनररी डॉक्टरेट मिल चुका है और उसके लिए मैं याद कर रहा हूँ आज से करीब 2017 में मेरा रिसर्च था, अभी मैंगो सीज़न है, आम का सीज़न है, कि आम या मीठे फल अगर आप खाएंगे तो जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट अगर खाएंगे और पेट भर के खाएंगे, खासतौर पे सुबह सुबह खाएंगे, तो आपकी डायबिटीज़ क्योर हो सकती है, क्योर हो जाती है। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन था लंदन में और उसके बेसिस पे अलायंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि लुसाका ज़ैम्बिया का यूनिवर्सिटी है और उस समय का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था उस देश का, उन्होंने ऑनररी डॉक्टरेट दे दिया। 2017 की बात है। देने के 2 महीने बाद वही वाला प्रेजेंटेशन की आम जनता तक ये लाना था कि आम आपके डायबिटीज़ को बढ़ाता नहीं है, एक्चुअली घटाता है। और बड़ा सिंपल साइंस है, उसके अंदर जो मिठास है वो ग्लूकोज दी, दैट इज मोस्टली फ्रुक्टोज, और फ्रुक्टोज जो है वो ब्लड में नहीं जा सकता, इट कैन नॉट गो इनटू द ब्लड। तो क्योंकि वो ब्लड में जा ही नहीं सकता तो ब्लड का शुगर कैसे बढ़ाएगा। ग्लूकोज भी होता है लेकिन वो बहुत ही मामूली सा होता है। तो जो 100 साल तक एक झूठ चल रहा था कि भाई आम नहीं खाना, आम नहीं खाना, कितने सारे डायबिटीज़ पेशेंट आप में से भी कुछ होंगे कि सालों साल तक आम देखते रह जाते हैं, तरसते रह जाते हैं और खाते नहीं हैं। एक्चुअली जो चीज़ आपको ठीक कर सकती है उसी चीज़ को नहीं खाना, और वो इतनी बार बोल दिया गया है। याद रखिए, कोई भी एक स्टेटमेंट को हज़ारों बार हज़ारों लोग बोल दें हज़ारों तरीके से तो वो सच लगने लगता है, चाहे उसका कोई सबूत ना दे। जबकि इसका विपरीत ही ठीक है कि फल, और ख़ासतौर पर जो मीठे फल हैं, चीकू है, आम है, अंगूर है, ये सब अगर आप पेट भर के खाएं तो आपकी डायबिटीज़ चली जाएगी, और अगर नहीं है तो कभी होगी नहीं। कितनी छोटी सी बात है, कितना आसान बात है। तो खैर, तो डॉक्टरेट उन्होंने दिया, बड़ी खुशी हुई। लेकिन जब ये इस तरह का जो एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस था हमारा, जहाँ पे ये पब्लिक के बीच में लाना था रिसर्च, तब उससे 1 दिन पहले उनका मेल आया कि हमने जिस रिसर्च के लिए आपको डॉक्टरेट दिया वो रिसर्च आप पब्लिक में मत पेश कीजिए, हमारी यूनिवर्सिटी पे थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो मैंने कहा यूनिवर्सिटी दिक्कत आ जाएगी, यू कैन टेक बैक द डॉक्टरेट। मैं तो, लेकिन वो पब्लिक के लिए तो ये रिसर्च था। एनीवे, हमने अगले दिन पेश किया श्रीफोर्ट ऑडिटोरियम में, उसके वीडियोस आप देखेंगे यूट्यूब में, 2017 की बात है। और
उसके 1 साल के अंदर विद इन 1 ईयर उस यूनिवर्सिटी जो कि बहुत बड़ा कैंपस लुसाका में, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया गया आफ्टर 1 ईयर। तो उसके बाद लास्ट ईयर एक भारत के प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ने मुझे डॉक्टरेट दिया, दैट इज ऑन पॉस्चुरल मेडिसिन। पॉस्चुरल मेडिसिन का मतलब कि जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे ऊपर कई सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो फोर्सेस को मैनिपुलेट करके हम अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा फोर्स जो मुफ्त में है, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, जिसके लिए कहीं पैसा खर्च नहीं करना। रेगिस्तान में भी ये फोर्स है, हर जगह है, इस वक्त भी है, और उसको कंट्रोल नहीं करेंगे हम, अकॉर्डिंग मैनिपुलेट नहीं करेंगे, तो वो फोर्स हमारे अगेंस्ट ही काम कर रहा है। जिस प्रकार जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं, वो ऐसे खड़े रहेंगे कुछ देर तक तो सारा पानी नीचे आने लगेगा, सूजन आने लगेगी, आपको पता ही है, यानी कि वो फोर्स उनको नुकसान कर रही है। तो दैट वाज माय रिसर्च, और उस पर बेस्ड एक किताब आई पॉस्चुरल मेडिसिन, आपने पढ़ी होगी कुछ लोगों ने, हिंदी इंग्लिश में, और अमेजन पे बेस्ट सेलर रही, एंड दैट बिकेम द बेसिस ऑफ द 2nd ऑनररी डॉक्टरेट। और खैर उस यूनिवर्सिटी का नाम मैंने बताया नहीं, और आज भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे डर है कि वो यूनिवर्सिटी भी कहीं रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना हो जाए। लेकिन ये आपने सर हिम्मत की बात दिखाई कि आपने पहले सच्चाई खुद देखी, और जब सच दिखा तो आपने सच को ऑनर किया। सो धन्यवाद आपका। तो अब एक सिंपल बात है कि ये सारी बातें आती कैसे है, कई हमारे मित्र लोग पूछते हैं कि आइडियाज़ कैसे आते हैं। जब भी मैं किसी ह्यूमन बॉडी को देखता हूँ या अपने बॉडी को, किसी की बॉडी को, रादर देन सीइंग एज ए डॉक्टर, आई सी ऑलवेज एज ए इंजीनियर, राइट। एक डॉक्टर अगर होता है तो वो डॉक्टर क्या करता है, वो हमेशा प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, आई एम ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। कभी इंजीनियर सुना मैंने, आई एम ए प्रैक्टिसिंग इंजीनियर, राइट। तो मान लो आप कार ठीक कराने जा रहे हैं और मैकेनिक मिला तो बोला कि मैं प्रैक्टिसिंग मैकेनिक हूँ, तो आप बोलेंगे पहले परफेक्ट हो जाओ तभी मैं अपनी गाड़ी दूंगा आपको, राइट। तो इंजीनियर हमेशा परफेक्ट होता है, और डॉक्टर जो तो वो लास्ट उम्र तक प्रैक्टिसिंग ही होता है, राइट। तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आई स्टार्टेड लुकिंग एट द ह्यूमन बॉडी, और मेरी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है दैट इज द ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। इस साल ही उसके 100 साल पूरे हुए। देश का एक मशहूर कॉलेज है चंडीगढ़ में, तो मैंने इंजीनियरिंग किया। उसके बाद इंजीनियरिंग के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया इन डायबिटीज़, दैट इज़ फ्रॉम इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन, और उसकी इंटर्नशिप मैंने वियतनाम में की, दैट वाज 2015। तो 2 नॉलेज है, एक इंजीनियरिंग का नॉलेज है और एक मेडिकल साइंस का नॉलेज है, और इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें, आपकी बॉडी के अंदर की बायोलॉजी और आपके बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसकी फिजिक्स, राइट। फिजिक्स इस वक्त हमारे ऊपर काम कर रहा है, आप चाहे उसको मानो या ना मानो, राइट। आप जब यहाँ खड़े हैं तो आपके ऊपर जहाँ तक एटमॉस्फेयर जाता है वहाँ तक का एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके सिर के ऊपर इस वक्त भी है, राइट। वो प्रेशर हम फील नहीं कर पा रहे, दैट डज नॉट मीन कि वो हमारे ऊपर काम नहीं कर रहा है, डेफिनेटली वो काम कर रहा है, राइट। सो मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। अब देखिए ये इसको ऐसे रख देंगे थोड़ी देर तक, दिस इज कॉल्ड आर क्लास एज यू ऑल नो, और ये 1 घंटे में धीरे धीरे करके इसका जो बालू है वो नीचे की तरफ जाएगा, राइट। सो क्योंकि नीचे की तरफ इसका खिंचाव है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच, राइट, ये नीचे जाएगा। ह्यूमन बॉडी में बालू नहीं भरा हुआ है हमारे आपकी बॉडी में, लेकिन बालू की जगह फ्लूइड भरा हुआ है, पानी है, ब्लड है। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे इसमें काम कर रहा है, इस वक्त हमारे बॉडी में भी काम कर रहा है। तो पानी भी नीचे जाएगा, राइट, फ्लूइड भी नीचे जाएगा। तो जाते जाते एक टाइम आएगा कि वो इतना ज़्यादा चला जाएगा, अगर हमारे बॉडी का ब्लड, काफ़ी सारा ब्लड नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि हम विल डाई, राइट। और ऐसा होता है कई बार। याद कीजिए, आप जब बचपन में हम असेंबली में ऐसे खड़े रहते थे बिल्कुल स्ट्रेट होके, तो अचानक देखते थे हमारे आसपास, आप में से भी कोई हो सकता है, धड़ाम से बच्चा गिर जाता है, राइट। उसको उठा के ले जाते हैं कि धूप में गिर गया, कमज़ोर है इसलिए गिर गया, पानी पिलाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, तो अपने आप ही ठीक हो जाता है। हमें लगता है कि धूप में कमज़ोर, पानी, वो ना तो धूप है, ना कमज़ोरी है, ना पानी है, वो कोई भी ऐसे खड़ा रहेगा तो कुछ उसके हर एक की अपनी अपनी एक पोटेंशियल है, उसके बाद वो गिरेगा ही गिरेगा। क्यों? जब आप ऐसे खड़े हैं, मान लो मैं भी ऐसे खड़ा हूँ, तो मैं ऐसे खड़ा नहीं रहूँगा, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा थोड़ा हिल रहा हूँ साथ साथ, राइट। वो हिल रहा हूँ जानबूझ के या अनजाने में, तो जिससे मेरी जो एक
ग्रेविटेशनल पुल से नीचे ब्लड आ रहा है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए एक और फोर्स है हमारे बॉडी में जो कि इसमें नहीं है, एंड दैट इज द कार्डियोवैस्कुलर फोर्स ऑफ हार्ट, राइट। वो ब्लड को ऊपर खींच रहा है। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस बना हुआ है, लेकिन बैलेंस बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस तो तभी बनेगा जब आप थोड़ा बहुत मूवमेंट करेंगे। छोटे बच्चे अगर मूवमेंट नहीं करते या कोई ऐसा सीधे ही खड़ा रहेगा तो बैलेंस नहीं बनेगा और ब्लड नीचे की तरफ जाएगा, एंड देन एक टाइम आएगा कि एक अमाउंट ऑफ ब्लड इसकी तरह, एक अमाउंट ऑफ बालू नीचे जा चुका है वैसे अमाउंट ऑफ ब्लड नीचे जाएगा, एंड देन यू विल फॉल। जैसे ही आप नीचे गिरते हैं तो आपका हार्ट और बॉडी के सारे अंग एक ही लेवल पे हो गए। एक ही लेवल पे होने से सर्कुलेशन दोबारा से स्टार्ट हो गया और कुछ ही मिनट में वो जो बेहोश हो गया था वो होश में आ गया। यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटी ने काम किया, आपकी बॉडी ने काउंटर किया, उसे उसका पोस्चर चेंज कर दिया अनजाने में ही, बेहोश होने से। अगर दो लोग यहाँ खड़े हैं, दो बच्चे और खड़े हैं, दोनों ने उसको पकड़ लिया, उसको गिरने नहीं दिया। इमेजिन कीजिए सिनेरियो कि दो बच्चे और खड़े, जैसे देखा गिर रहा है उसको पकड़ के रखा, गिरने नहीं दिया, तो क्या होगा? तो कॉन्टिन्यूसली ब्लड नीचे जा रहा है, वो बेहोश हो गया और आफ्टर सम टाइम थोड़ी देर के अंदर उसकी डेथ हो जाएगी, राइट। तो वो जो गिरना था वो गिर के वो क्या हुआ, वो बचाने का एक तरीका था, गिर के वो बच गया, राइट। अगर गिरा नहीं होता किसी भी तरह से, अगर उसको टांग दिया जाता तो वो बचता नहीं, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए व्हाट इज वर्किंग इज लॉ ऑफ ग्रेविटी इज वर्किंग। और ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है ये मेडिकल साइंस की किताब से गायब है, कहीं है ही नहीं, राइट। जबकि इसका सबसे बड़ा महत्व है। और होता क्या है कि हमारे जो किडनी पेशेंट्स हैं, स्पेसिफिकली किडनी पेशेंट्स, क्योंकि आज टॉपिक भी उससे जुड़ा हुआ है, उनको लिख दिया गया है आप वाटरमेलन नहीं खा सकते, कोकोनट का पानी नहीं पी सकते, पालक नहीं खा सकते, टमाटर नहीं खा सकते, राइट। पानी प्यास लगी तो बस पानी को मुंह में लगा लो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, राइट। जो जो चीज़ें किडनी के पेशेंट को ठीक कर सकती हैं वो चीज़ें नहीं कर सकते आप। फिर आप बोल रहे मैं ठीक कैसे होऊंगा, राइट। जरा सोचिए अगर डॉक्टर की सारी बात मान ली आपने और वो सारी बात ठीक होती तो आप ठीक नहीं हो चुके होते। तो मैं तो यही बोलता हूँ खासतौर किडनी के पेशेंट को, आप डॉक्टर के पास जाओ, उनसे पूछो क्या क्या करना है और लिख लो बड़े ध्यान से कि क्या क्या नहीं खाना है, राइट। वो लो पोटेशियम फूड खा सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। लो पोटेशियम फूड कौन सा होता है? ब्रेड होता है, नूडल्स होता है, बर्गर होता है, बिस्किट्स होते हैं, कुकीज़ होते हैं, तो ये लो पोटेशियम। तो आप लिख लो क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये लिख लो। और लिखने के बाद उसको घर ले आओ और जो जो उन्होंने नहीं करने बोला बस वही कर दो, आप ठीक हो जाओगे। एज सिंपल एज दैट। तो हमने क्या किया, हमारे पेशेंट्स यहाँ पे हैं, राइट। और पूरे डेटा बैंक किसी को चाहिए तो आई कैन गिव थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट डेटा बैंक, ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं। तो कुछ नया नहीं है, नया ये है कि आप पूरी तरह से पूछो और जो भी वो बोल रहे हैं एग्जैक्टली डू द ऑपोजिट ऑफ इट। और मैं ये ऑफिशियली मैं बोल रहा हूँ कि इफ यू डू द ऑपोजिट, याद रखिए हमारा बॉडी 75-70% तो पानी है ना, तो पानी से क्या डरना, बल्कि पानी पीना, वाटरमेलन के रूप में पानी को खाना, कोकोनट वाटर के रूप में उसको पीना, या पानी में बैठना, हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी जिसे बोलते हैं, राइट। पानी से दूर नहीं भागना है, पानी के जब पास जाएंगे, पानी के साथ रहेंगे, यू विल स्टार्ट गेटिंग क्योर्ड, क्योंकि वो जो पानी है वो बॉडी में जाएगा और आपका जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको बैलेंस को दोबारा से विल ट्राई टू मेंटेन। तो एक इंपॉर्टेंट बात, आज का जो एक मूल मंत्र है, एक सिंपल सी बात, ये बार बार आपको याद दिलाना पड़ेगा अपने आप को ड्यूरिंग द होल स्पीच, 10 मिनट 15 मिनट का और। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मान लीजिए ये इमारत है, इसकी फाउंडेशन अगर ठीक नहीं है, फिर चाहे इमारत आप कितनी भी स्ट्रांग बनाएं, खिड़कियां दरवाजे लोहे वगैरह लगा के, क्या ये इमारत सेफ रह सकती है, राइट। तो आप अगर बोलें देखो भाई ये तो लोहे का बना दिया, ये गोल्ड का बना दिया, ये ईंट जो है ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, लेकिन फाउंडेशन ठीक नहीं है। फाउंडेशन अगर ठीक ना हो फिर इमारत चाहे कितनी भी स्ट्रांग मजबूत, कितने भी बड़ा इंजीनियर उसको नहीं क्यों ना बनाए, कितने भी बड़े इंजीनियर्स के आर्किटेक्ट के उसके केयर में हो, क्या वो इमारत टिक सकती है? नहीं टिक सकती, क्योंकि फाउंडेशन ठीक नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द फाउंडेशन, और सारी प्रॉब्लम फाउंडेशन की है इस मेडिकल साइंस में, सो कॉल्ड मेडिकल साइंस में या मेडिकल इंडस्ट्री में। फाउंडेशन क्या है? एक छोटी सी बात बताता हूं। हार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, मैंने आपको बताया, राइट। लेकिन अब बात ये करते हैं कि हार्ट जो है वो करता क्या है। अगर किसी से भी पूछेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट, बोलेगा हार्ट का फंक्शन टू पंप द ब्लड, टू सर्कुलेट द ब्लड। इज इट सो? क्या हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करता है?
एक दिन में 8,000 लीटर ब्लड सर्कुलेट करना, 1 लाख किलोमीटर का ब्लड वेसल जो हमारे बॉडी में वहां तक पहुंचाना, क्या ये हार्ट कर सकता है? क्या इसका कोई सबूत है? देखिए एक बात है, एक स्टेटमेंट को हजारों लोग हजारों दिनों तक हजारों बार बोलेंगे तो वो स्टेटमेंट सच दिख सकता है, बट सच नहीं बन जाएगा ना। बट एक स्टेटमेंट को एक इंसान बोले लेकिन सबूत के साथ, तो वही सच माना जाएगा ना। तो बचपन से अभी तक आपने जो भी चीज सुना वो एक बात है, लेकिन कुछ सबूत, राइट, अपने दिमाग को खोल के सबूत क्या कहता है, राइट। तो नाउ सबूत क्या कहता है? तो हार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि आपका जो हार्ट है अगर वो निकाल के यहां रख दें तो क्या हार्ट के पास इतनी पावर है कि हार्ट आपको वो पुल दे देगा जो पुल उसको चाहिए, राइट? कैन इट गिव? तो ये हम आज देखने चाह रहे हैं। तो हार्ट कैसे काम करता है एंड व्हाट इज द टोटल, क्या कोई बता सकता है हार्ट में कितना उसका कितने ग्राम का हार्ट होता है? 300 ग्राम का हार्ट होता है, लगभग एक बड़ा सा सेब, राइट? तो ये आप देखिए, दिस इज द हार्ट ऑफ द पिग, राइट? ये इंसानी हार्ट के बिल्कुल करीब है। इंसान का हार्ट ऐसे ही कुछ होता है जो आप देख रहे हैं, राइट? और इसके अंदर, इस हार्ट के अंदर ये आप देख रहे हैं, ये एओर्टा है और ये आप देख रहे हैं दिस इज ये पुल्मोनरी आर्टरीज हैं जो आगे लंग को कनेक्ट होती है, राइट? तो ये हार्ट है और इसके अंदर अगर आप कुछ ना कुछ ऐसे वॉल्स हैं जो इतने नाजुक हैं कि अगर मैं उंगली जोर से घुसाऊंगा तो वो उसमें छेद कर देगा, राइट? सो दिस इज 300 ग्राम्स। और अगर किसी इंजीनियर से पूछेंगे कि क्या हार्ट का काम क्या है, 8,000 लीटर ब्लड रोज उसको सर्कुलेट करना। हार्ट का काम क्या है? हार्ट एक दिन में इतना काम करता है, उतना काम अगर हम इक्विवेलेंट करें 100 kg का वेट 1 किलोमीटर ऊपर उठा देने में जितनी ताकत लगती है उतना काम इसका रोज का होता है। 1 लाख किलोमीटर तक ब्लड सर्कुलेट कर सकता है। तो ये तो मैजिकल हुआ, जादू ही हुआ। अब किसी इंजीनियर से पूछें आप कि इंजीनियरिंग साइंस इस पे लगा के देखो, क्या ऐसा हो सकता है, राइट? या जिन्होंने ये बोला कि हार्ट सर्कुलेट्स द ब्लड, क्या उन्होंने कोई सबूत दिया है, राइट? तो ये सारी चीजें हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है। सो अब इसको अगर हम सोचें, इसके अंदर ब्लड जो जाता है, हाउ मच ब्लड इट गोज इन द हार्ट, तो उसके लिए ये करीब 50 ml, 50 ml, राइट? 50 ml इतना ही ब्लड उसके एक चैम्बर में जाता है, टोटल मिला के 100 ml, राइट? सो दिस इज द अमाउंट ऑफ, इसमें पानी है वो ब्लड है। और अगर मैं इसको अगर पुश करता हूं, कैमरा वगैरह नहीं है ना इधर किसी का, आई विल डू इट, तो यहां तक जा रहा है, लेकिन हार्ट जब करता है वो कितने किलोमीटर जाता है? 1 लाख। अच्छा, और जोर से पुश करूंगा तो वो और थोड़ा आगे जाएगा, लेकिन कितनी जोर से पुश करें कि 1 किलोमीटर चला जाए? लेकिन हम तो 1 लाख किलोमीटर की बात कर रहे हैं ना। अरे जब मैं इसको जोर से पुश कर रहा हूं मान लो, तो यहां पे फोर्स ज्यादा है, थोड़ा और थोड़ा कम, और आखिर में फोर्स सबसे कम, ऐसे ही होगा ना? या यूनिफॉर्म रहेगा फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट ऐसे कर रहे हैं तो यहां फोर्स ज्यादा रहेगा, जितना दूर होगा उतना कम होगा। अगर 1 लाख किलोमीटर तक जाता है और हार्ट ही पुश करता है
तो सबसे ज़्यादा फोर्स जो होगा वो तो हार्ट के करीब जो ब्लड वेसल उसमें होना चाहिए, राइट? और कितना ज़्यादा होगा, लेकिन आप ये जानते हैं अच्छी तरह से, आप ब्लड प्रेशर नापते हैं तो जो फोर्स है हर जगह इक्वल है, कम ज़्यादा नहीं है, हर जगह सेम ही है। तो सेम कैसे, यूनिफॉर्म कैसे हो गया? और फिर हार्ट के अंदर जो वॉल्व्स हैं, अगर उस वॉल्व्स को निकाल दें, राइट, इस चेंबर के आगे जो वॉल्व है इसको मैं निकाल दूं, क्या फिर पंप करेगा? ये नहीं करेगा, इसका एक भी पुर्जा निकाल दे तो। लेकिन हार्ट का अगर वॉल्व्स हैं, 4 वॉल्व में से 2 वॉल्व भी हम निकाल देते हैं, क्या वो इंसान जिंदा रहेगा? तो द आंसर इज, देखिए जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं वो एंड ऑफ ट्रांसप्लांट, इस लिंक में जाके बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इंग्लिश में है, थोड़े दिन में हिंदी में भी आ जाएगा इसी लिंक में, bishrup.com/end-of-transplant। अगर 2 वॉल्व भी निकाल दिए जैसा पहले देखा गया है, तो भी हमने देखा है कि ऐसे लोग सालों साल जिंदा रहते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि हार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि हार्ट इज ए पंप, इट सर्कुलेट्स द ब्लड। नो, इफ इट इज सो, तो हार्ट के वॉल्व निकाल दो तो इंसान तो मर जाना चाहिए, उसका ब्लड सर्कुलेट होना ही नहीं चाहिए। जबकि इतिहास में देखा गया है, कई बार देखा गया है, जब इंसान के वॉल्व्स खराब हो जाते हैं तो कई बार सर्जरिकली उसको हटा देते हैं, और हटाने के बाद भी वो जिंदा रहता है, लंबे समय तक जिंदा रहता है, राइट? तो दिक्कत होती है क्योंकि हार्ट अपने आप में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जिंदा रहता है। जिंदा रहने का मतलब ये कि हार्ट इटसेल्फ इज नॉट सर्कुलेटिंग, और भी फोर्सेस काम कर रहे होंगे, कोई ना कोई और ताकत भी तो काम कर रही होगी। तो वो ताकत कौन सी है? अच्छा, हम ये क्यों सीख रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर हमारा फाउंडेशन ठीक नहीं है तो बिल्डिंग आप कितनी भी स्ट्रांग बनाएं, वो बिल्डिंग को गिरना ही है। सवाल यह है कि हम लोग ठीक क्यों नहीं होते? एक बार कोई बीमार पड़ता है, जिसको डायबिटीज एक बार है, एक बार हाइपरटेंशन है, एक बार किडनी पेशेंट बन गया, एक बार कैंसर हो गया, जो भी अर्थराइटिस हो गया, ऐसा कितनी बार सुना आपने कि वो पूरी तरह ठीक हो गया? फिर हमने ये मान लिया कि ठीक होना कुछ होता नहीं है, हमें ठीक ऐसे ही रहना है। वो इसलिए नहीं कि ये बीमारी ऐसी है कि वो ठीक नहीं हो सकती, वो इसलिए क्योंकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी, उसका जो फाउंडेशन है वो ठीक नहीं है। जैसे मैंने बताया, इस इमारत की फाउंडेशन ठीक नहीं होगी, नींव ठीक नहीं होगी, तो ये इमारत पे कितनी मेहनत कर लो आप, इसको आप इरेक्ट नहीं रख सकते, गिरना ही गिरना है। तो सबसे पहले अगर हमें अपने आप को ठीक करना है, किसी को ठीक करना है, तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग जो फाउंडेशन है ह्यूमन बॉडी के बारे में, उसको एक बार ठीक कर लेना है। आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरी हर बात मानो, मैं ये बोल रहा हूं कि अपनी हर बात पे सवाल तो शुरू करो, सोचना शुरू करो, राइट? तो व्हाट आई मीन हियर कि हार्ट इज नॉट द, अच्छा हार्ट इज सेंटर पॉइंट, ऐसा बता के जितनी सारी दवाइयां आपके पास हैं, खासतौर पे हार्ट की दवाई, किडनी की दवाई, वो ये टारगेट करके ही बनाई गई है, ये इस सोच से बनाई गई है हार्ट से ब्लड सर्कुलेट होता है, विच इज रॉन्ग। तो इस सोच से जब बनाएंगे तो रिजल्ट इंसान हमेशा के लिए बीमार ही रहेगा, वो ठीक ही नहीं होगा, राइट? फिर सोचेगा मैंने तो इतना लोहा लगा दिया, मैंने तो यहाँ पे सिक्योरिटी लगा दी, फिर क्यों गिर रहा है? अरे आप नीचे देखो, ये सब जब लगा रहे थे उससे फाउंडेशन आपने क्या बनाया? द फाउंडेशन इज द क्वेश्चनेबल थिंग। अब इसके विपरीत मैं 2 बात करता हूं। इफ द हार्ट इज ए पंप, इट सर्कुलेट द ब्लड, तो कोई एविडेंस है तो आप लेके आओ। अच्छा, इसका उल्टा कोई एविडेंस है कि हार्ट पंप नहीं है? उसका एविडेंस है, वो आपके सामने है, उसकी कैलकुलेशन है, वो भी आपके सामने है, राइट? यहां से आप रिसर्च पेपर देखिए और आपको पता चल जाएगा इट इज नॉट ए पंप। हाँ, वो इतना जरूर करता है कि अपने से ब्लड को धक्का दे देता है, राइट? थोड़ा सा धक्का दे, थोड़ा पुश दे देता है, उसका एक रोल है, इट इज नॉट द ओनली थिंग। और इस सोच के साथ अगर हम चलेंगे कि वो पूरा सर्कुलेट करता है और फिर उसके हिसाब से दवाइयां जब बनती हैं, तब हमें ज़्यादा नुकसान होता है और वो फिर हमें कभी ठीक नहीं होने देता, और फिर हमें लगता है कि हमारी किस्मत है कि आई हैव टू बी सिक, राइट? आई हैव टू रिमेन सिक। अब सवाल आता है कि तो वो मोमेंटम कैसे आता है? वो मोमेंटम आता है, ब्लड इज हैविंग इट्स ओन मोमेंटम। ब्लड जो है बॉडी के अंदर वो एक जिंदा अपने आप में एंटिटी है, राइट? और जिस तरह से रेलगाड़ी ट्रेन के पटरी के ऊपर आता चलती है, वैसे ही ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होता है, तो उसकी अपनी भी एक मूवमेंट है, वो अपना भी एक फोर्स है, और उस मूवमेंट में हार्ट कंट्रीब्यूट करता है। हमारे जैसे हार्ट में 4 वॉल्व्स हैं पूरे बॉडी में, इस तरह से 250-300 और भी वॉल्व्स हैं अलग अलग जगह पे।
यानी कि आपका बॉडी में बहुत सारे माइक्रो हार्ट हैं, और अगर आपके बॉडी में खूब सारे 200-250 माइक्रो हार्ट हैं, जब तक उन सारे हार्ट को आप एड्रेस नहीं करेंगे तब तक हम ठीक नहीं हो सकते, राइट। हम सिर्फ एक सेंटर पॉइंट को एड्रेस करके हमने सारा डिजाइन कर लिया कि हाउ टू क्योर द पर्सन, व्हाट कैन बी द ड्रग्स फॉर इट, तो हम ठीक नहीं हो सकते, बिकॉज द थ्योरी इज हैविंग अ क्वेश्चन। अच्छा, तो अब क्या है कि हमने एक सवाल किया आपसे, हमने ये थ्योरी दी आपको कि हार्ट इज नॉट ए पंप, जो कि 100 सालों से बोला जा रहा है, राइट। तो ये क्यों बोला जा रहा है? याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि एक टाइम था जब सोचते थे कि अर्थ सेंटर पे है और सूरज चारों तरफ घूमता है, राइट। और जब कुछ लोगों ने इसको ऑब्जेक्ट किया तो उनको जेल में डाल दिया गया, राइट। और ऐसा 400 साल लगे इस थ्योरी को बदलने में कि सूरज सेंटर पे है और अर्थ घूमता है, राइट। क्यों? क्योंकि इस थ्योरी के बदलने से कुछ लोगों को नुकसान हो रहा था। कुछ लोगों की रिलीजियस बिलीफ ये बनी हुई थी हजारों साल से कि अर्थ सेंटर है और सूरज घूमता है, इस पे उनका पूरा रिलीजन, उनका पूरा व्यापार निर्धारित था। और वही लोग हैं, जब किसी ने बोला, गैलीलियो एक्सेट्रा, राइट, भारतीय साइंटिस्ट ने बोला कि अर्थ इज नॉट द सेंटर पॉइंट, अर्थ रोटेट्स, तो फिर उन्होंने ऑब्जेक्ट किया और जितना पावर हो सके उन्होंने लगाया। तो कोई भी एक स्टेटमेंट वैसा ही रहे, वो लोग करेंगे जिनसे उस स्टेटमेंट से जिनको फायदा होता हो। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूं, जो लोग मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, आप इस पे सोचना शुरू कीजिए, सवाल पूछना शुरू कीजिए। बल्कि मैं तो ये बोलता हूं, एक आसान मैं वो ऑफर दे रहा हूं मैं आपको, जो भी इंसान ऐसा कोई सबूत लेके आएगा जिससे सिद्ध हो जाए कि हाँ, हार्ट पंप्स द ब्लड इन द बॉडी, हार्ट सर्कुलेट्स द ब्लड इन द बॉडी, उसको मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, 1 लाख, राइट। थैंक यू। वैसे 1 लाख रुपए थोड़ा कम लग रहा होगा कुछ लोगों को कि 1 लाख रुपए की इतनी मेहनत करूं, राइट। तो यहाँ पे हमारे मित्तल साहब हैं, मित्तल साहब कहाँ बैठे? हाँ, एक योगेश जी हैं, एक आशुतोष जी हैं, एक भूषण जी हैं। तो आपकी तरफ से 1 लाख बोल दें, ठीक है ना। और एक आचार्य जी यहाँ बैठे हैं, 1 लाख तो आपकी तरफ से बोल देते हैं, एक मुकीम साहब बोल देते हैं। तो 1 2 3 4 5 मेरे 6, वो 1 2 कोई है और, ठीक है। तो कुल मिला के मेरे जितने हाथ दिख रहे हैं सारे वीडियो में कैप्चर भी हो रहे हैं, मना भी नहीं कर सकते वो अब, राइट। तो कुल मिला के मैं देख रहा हूँ 20 हाथ तो कैप्चर हो ही होंगे, 2 और, ठीक, 20 यहीं पे हैं। तो ये सबको एक ऑफर है, कैमरा पीछे भी घूम रहा है और आगे भी घूम रहा है, कि करीब 25 लाख कर देते हैं, ठीक है ना। कोई मुकर भी गया तो इतने तो आ ही जाएंगे। अगर किसी ने प्रूव कर दिया कि हार्ट सर्कुलेट्स द ब्लड इन द बॉडी, ही विल गेट 25 लाख रुपीज, राइट। और हम, थैंक यू, हम अपनी बात से कभी मुकरे नहीं है, आपको पता ही है ना, आप कभी मुकरेंगे। जो हमने कभी बोला था आज से 5 साल पहले भी, या कोविड के केस में भी आपने देखा वैसा वैसा होता चला गया। माई स्टेटमेंट नेवर चेंज्ड, माई एवरी स्टेटमेंट इज रिटन इन द बुक और रिकॉर्ड इन द वीडियो, एंड द सेम इज ट्रू हियर, राइट। आई जस्ट प्रपोज दैट हार्ट डज नॉट सर्कुलेट द ब्लड इन द बॉडी, राइट। इस पे आप अपना अपना दिमाग सब लगाएं, राइट, एंड देन वी कैन गो अहेड। अच्छा, अगर इंडियन आयुर्वेद की बात करें, भारतीय आयुर्वेद की बात करें, तो वो क्या कहता है? क्या हमारा जो आयुर्वेद है वो वही कहता है जो एलोपैथिक सिस्टम कहता है, राइट। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन मैं आयुर्वेद का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हमारे बीच आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं, जो कि हिम्स हॉस्पिटल में CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज टीम की हेड भी हैं, तो वो चंडीगढ़ से आई हुई हैं। तो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर अनु, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज, और आप ये बताएं आयुर्वेद के कॉन्टेक्स्ट में what the heart says, right? What is their statement? Thank you, Dr. Visurup. जैसे कि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सबके सामने आया है कि इतने सालों से तो यही सोच रहे थे कि दिल ही है जो सारी सर्कुलेशन कर रहा है, पंप कर रहा है, और सडनली ये सवाल सामने आ गया
कि क्या हार्ट पंप है भी या नहीं। तो इसके पहले कि मैं अपना जो आयुर्वेद का पर्सपेक्टिव है वो आप सबके सामने रखूं, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बाहर हम जो भी देख रहे हैं वहाँ पर मूवमेंट होती है, तो वो मूवमेंट्स किसकी वजह से संभव है? हम बाहर 5 एलिमेंट्स से बोलते हैं ना, पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। एयर, अगर एयर नहीं हो तो क्या कुछ भी इधर से उधर मूवमेंट, मेरी आवाज़ भी आप तक नहीं जा सकती, देयर विल बी वैक्यूम। तो आयुर्वेद हमें यह सिखाता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो भी बाहर जिस तरह से प्रकृति ने बनाया है बिल्कुल वही सेम हमारे शरीर के अंदर एग्जैक्टली लाइक दैट वो सारे फंक्शंस बिल्कुल उसी तरह से होते हैं, और उसी तरह से ही हमारे अंदर भी वो 5 एलिमेंट अपना अपना काम करते हैं। चलिए सब्जेक्ट पे वापस आते हैं, फिर देखेंगे कि जो स्टेटमेंट मैंने अभी दी है वो कैसे हमारे आज के टॉपिक के साथ में मैच करती हैं। सो हृदय, जिसको हम लोगों ने शायरियों में सुना है, हृदय इज़ अ वर्ड जिसको ज़्यादातर हार्ट के साथ में कोरिलेट किया जाता है। आयुर्वेद में जब हमें सर्कुलेशन के बारे में पढ़ाया जाता है तो उसमें यही वर्ड है जो सबसे पहले आता है। शुरू करेंगे ऋग्वेद से, जो सबसे पहला ग्रंथ माना गया है। ऋग्वेद से लेके जो 4 वेद हुए हैं, उन वेदों में किस तरह से हार्ट एंड सर्कुलेशन को एक्सप्लेन किया गया है, ज़रा थोड़ा सा टाइम लेकर हम इसको अगर समझें तो जो डॉक्टर बिस्वरूप ने अभी अभी हमारे सामने एक प्रश्न रखा, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक हम खुद ही उसके बारे में विद एविडेंस मान लेंगे। आयुर्वेद में हृदय वर्ड को एक एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, इस तीनों प्लेन्स में एक्सप्लेन किया गया है। इट इज नॉट जस्ट अ मैकेनिकल थिंग, इट इज नॉट जस्ट अ मैकेनिकल थिंग। क्योंकि अगर हम इसकी डेफिनेशन या उसकी जो एक्सप्लेनेशन है कि वो कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या काम होते हैं, आज हमने, क्योंकि मॉडर्न साइंसेस की जो सो कॉल्ड बुक्स हैं उसमें विद पिक्चर्स या जैसे कैसे भी वो दिखा के हमें समझा दिया गया, तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इतने वर्षों पहले लिखे हुए शास्त्रों में वो सारी बातें उन लोगों को मालूम भी थी कि नहीं थी। तो देखिए आपके सामने श्लोक है, उस श्लोक में, ये श्लोक अथर्ववेद संहिता के वॉल्यूम 2 में पेज नंबर 32 उस पर दिया हुआ है। इसमें लिखा गया है कि हार्ट दिखता कैसे है, उसकी शेप कैसी होती है। ये देखिए तैत्तरीय उपनिषद में भी ये एक्सप्लेन किया गया कि एक जो कमल के फूल की बड होती है उसको अगर हम उल्टा कर देते हैं तो हार्ट बिल्कुल उस तरह का दिखाई देता है। ये आज से हजारों वर्ष पहले लिखे गए शास्त्रों में, ग्रंथों में ये बताया गया। आज तक हम उनको पढ़ के उससे समझ सकते थे, लेकिन बड़े ही सिस्टमेटिक वे से वो सारा कुछ जो है हमसे दूर कर दिया गया ताकि हम उसको समझ ही ना पाएं, और जो वो हमें बताना चाहते हैं वही हम समझ पाएं। निरुक्ति मीन्स इटिमोलॉजी, राइट, लाइक कि वो वर्ड बना कैसे। हृदय वर्ड अगर है तो उसका अर्थ क्या है। इट इज नॉट जस्ट अ हार्ट, उसको सिर्फ डिनोट करने के लिए एक उसका नाम रख दिया क्या, ऐसा नहीं है। ये देखिए हरि, दा एंड या, इन 3 चीजों से मिलकर ये वर्ड बना हृदय। और अगर हम इसको समझें, हरि धातु संस्कृत का एक वर्ड है जिसका मतलब है टू रिसीव, दा मीन्स टू गिव एंड या मीन्स टू मूव, टू सर्कुलेट। So this is the whole circulatory system in this one word, the whole circulatory system in one word. ये शतपथ ब्राह्मण जो हम है उसमें ये जो डेफिनेशन है, निरुक्ति है इसकी कि कौन सा वर्ड कैसे बना, ये उसमें से ये श्लोक है। आप इसको पढ़ेंगे, अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो पूरा दिन निकल जाएगा। अभी समझते हैं कि जो हृदय है,
अभी इस एक वर्ड से अगर हमें पूरा का पूरा सर्कुलेशन समझ में आता है तो देखिए आयुर्वेद में हम लोग शरीर को कैसे देखते हैं। मैं हमेशा कहती हूं कि वी नीड टू चेंज अवर पर्सपेक्टिव टू लुक एट द बॉडी। हमें बॉडी को पार्ट्स में कंपार्टमेंटलाइज करके हर एक चीज को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करके हमें ये सिखाने की, ये बताने की, ये पढ़ाने की और हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बिठाने की कोशिश की गई है कि हम नहीं हैं, हम या तो फेफड़े हैं या दिल है या किडनी है या लीवर है या सेरिबेलम है या सेरिब्रम है, हम ये हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी साइंस है उनके साथ यही चीजें मैच करेंगी और वो सारी हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी, तभी हम उनको मानेंगे और जो बिजनेस है वो बढ़ेगा। लेकिन आयुर्वेद में वी सी बॉडी एज अ होल, इट इज अ सिस्टम। ये पूरा का पूरा सिंक्रोनाइज सिस्टम है, एक दूसरे के साथ में मिलके काम करने वाला। तो हृदय भी, सर्कुलेटरी सिस्टम भी, इट इज नॉट जस्ट अ कंपार्टमेंट ऑफ द बॉडी, ये पूरे शरीर में है। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि देयर शुड बी मिलियंस और थाउजेंड्स और हंड्रेड्स एटलीस्ट ऑफ हार्ट्स इन द बॉडी, सो दैट कि वो पंप जो है वो चलता रहे। अभी मेरा एक और सवाल है कि हार्ट ने यहां से तो पंप कर दिया, हालांकि अगर मैं इसको देखूं कि इट इज लोकेटेड ऑन द लिटिल लेफ्ट साइड ऑफ आवर चेस्ट, तो ये अगर हम लोग अदरवाइज भी देखें कि सब तरफ अगर बॉडी में पूरे फोर्स के साथ में, इक्वल फोर्स के साथ में अगर इसको ब्लड पंप करना भी था तो इसको सेंटर में होना चाहिए था बॉडी के। ये सेंटर में क्यों नहीं है? इसकी तो पोजीशन ही क्वेश्चनेबल है फिर तो, अगर इसके फंक्शन के हिसाब से अगर हम देखते हैं। और इसने भेज दिया, मैं खड़ी हूं, मेरे पैरों में से वो वापस कैसे आ रहा है? हु इज सेंडिंग द ब्लड बैक टू द हार्ट, लंग्स, XYZ कोई भी पोजीशन पे, तो वहां कौन सा पंप काम कर रहा है? दिस इज द क्वेश्चन। Ayurveda has the answer. Let's understand this thing. प्राण वाता, प्राण वायु मीन्स हम लोग जिंदा हैं, दैट इज प्राण वायु। सो उससे भी पहले वायु से ही निकला है वात, और वात, पित्त एंड कफ, दीज आर 3 बेसिक एलिमेंट्स जो फंक्शनल यूनिट्स है हमारी बॉडी के, जिसके साथ हमारी सारी जो फिजियोलॉजी है वो काम करती है। तो प्राण वायु भी वायु का ही एक टाइप है, जो 5 टाइम्स की वायु हमारी बॉडी के अंदर सारी जितनी क्रियाएं हैं, जितनी फिजियोलॉजी है उसको चलाने में लगी हुई हैं, उनमें से प्राण वायु अगर है तो हम जिंदा हैं, ये नहीं है तो हम नहीं हैं। इसकी सीट को हृदय माना गया है, इसकी सीट को हृदय माना गया। प्राण वायु रिजाइड्स इन हृदय। जब तक वो वहां है तो हम जिंदा हैं, उसको निकाल देंगे तो हम मर जाएंगे। It regulates breathing, it sustains intellect, Hridaya itself is a sense organ, and the manas. See how vast, how elaborated this Hridaya or the circulation or the prana in our body is. Physiologically if we see, what does Hridaya do? तो ये 3 तरह की चीजें जो आपके सामने हैं, व्यान वायु, साधक पित्त एंड अवलंबक कफ। अब ये 3 चीजें हमें ग्रीक लग रही होंगी कि ये सब है क्या। ये सब हम समझ ना सकें, इसके लिए सबसे आसान तरीका था मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को बदल दो, लैंग्वेज बदल दो, समझ ही नहीं आएगा कि बुक्स में क्या लिखा हुआ है। जो कि इस समय इस हॉल में बैठे हुए हम सब लोग, हर एक व्यक्ति इसी जो एक सिस्टेमेटिक जो प्लान था उसका शिकार है कि हमें ये सब लिखा हुआ ग्रीक जैसा लग रहा है, जबकि ये हमारे अपने शास्त्रों में, हमारे अपने वेदों में लिखा गया था और हमारी अपनी भाषा में लिखा गया था। लेकिन वो भाषा को ही बदल दिया गया, तभी हमारी अपनी किताबों में लिखी हुई चीजें हमें खुद ही समझ में नहीं आ रही हैं, और हम वही समझ रहे हैं जो वो उनकी भाषा में हमें बता रहे हैं, हमारी किताबों में हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। 6th स्टैंडर्ड से ही ये बताना शुरू कर दिया जाता है। सो दीज थिंग्स, 3 थिंग्स, यानी वायु, पित्त जो कि अग्नि महाभूत से बना हुआ है, एंड कफ, इन तीनों की वो एक टाइप जो सर्कुलेशन में अपना पार्ट प्ले करते हैं, उन तीनों की मेन सीट हृदय को माना गया है। एक एक करके जब हम इन चीजों को समझेंगे तो कोरिलेट करके हमें सारी चीजें समझ में आएंगी। रस धातु
जिसको हम ब्लड के साथ में कोरिलेट कर देते हैं। एंड यहीं से ही रसवय स्रोतस या प्राणवय स्रोतस मीन्स वो माइक्रो चैनल्स जहां पे इसको घूम घूम के हमारी बॉडी को नरिश करना है वो ओरिजिनेट होते हैं। इट कैन बी सेंटर ऑफ दैट सर्कुलेटरी सिस्टम, it can be originator of those srotas, but it is not the srotas, not the prana, not the circulation by itself. So व्यान वायु, जैसे बाहर सारी मूवमेंट के लिए वायु रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर चाहे वो सिग्नल ट्रांसमिशन चल रहा है, चाहे वो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, उसको चलाने वाला कौन है? तो वो है व्यान वायु। ये मैं नहीं बोल रही हूं, मैं नहीं बोल रही हूं, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है जो हजारों साल पहले लिखे गए। ये जो नीचे 3 रेफरेंसेस देख रहे हैं हम, चरक सूत्र स्थान, चरक चिकित्सा स्थान और चरक विमान स्थान, इन तीनों के ये जो 28, 15 और 5 है वो चैप्टर के नाम है, और उसके ओब्लिक के बाद लिखे हुए उसके श्लोक के नाम है, जिन श्लोकों में ये लिखा गया है जो इस वक्त मैं आपको बता रही हूं। इट टेक्स पार्ट इन सर्कुलेशन बाय व्यान वाता। व्यान वायु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ मूवमेंट इन आवर बॉडी, बी इट एनीथिंग। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गति, यू कैन रीड इट। एंड ये जो 4 तरह की मूवमेंट्स लिखी गई हैं, अवे फ्रॉम द बॉडी, टुवर्ड्स द बॉडी, ट्रांसवर्स डायरेक्शन, वॉट एवर, ये जो एक पिक्चर आपके सामने है, ये हमारी आयुर्वेद की फिजियोलॉजी की जो बुक है, जिसको हम शरीर क्रिया कहते हैं, ये उस बुक की फोटो खींच करके मैंने इसमें स्लाइड में इंसर्ट की है। इसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है, ये पढ़िए, व्यान वायु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, कार्डियक स्टिमुलेशन एंड कार्डियक आउटपुट। ये सारी चीज ये 2 शब्दों के जरिए एक्सप्लेन की गई विद सो मच ऑफ प्रिसीजन। इट हैज बीन रिटन इन द बुक्स ऑफ आयुर्वेदा दैट व्यान वायु इज द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन अवर बॉडी। इट इज द वन हु टेक्स द ब्लड फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड्स, to the transverse direction also, wherever it has to go, wherever it should be going. ये बुक में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रही हूं। सुश्रुत समता की अगर हम बात करें, सुश्रुत समता में उन्होंने फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन को और भी फर्दर इलेबोरेट करके लिखा। तो उन्होंने हमें बताया कि शब्द, तेज और जल, जिस तरह से शब्द मतलब मैंने बोला आपने सुन लिया, है ना, तेज मतलब अग्नि, रोशनी, उसको भी बोल सकते हैं, इधर से लाइट ऑन करी पूरे कमरे में लाइट हो गई, और जल जिस तरह से, ये तीनों अपने आप मूवमेंट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो रस है, जो ब्लड है, वो हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूस मूवमेंट करता रहता है। बट हु इज मूविंग दैट द थिंग्स, दैट इज व्यान वायु। दीज आर द मूवमेंट्स, सारी डायरेक्शंस में उन्होंने डायरेक्शंस भी मेंशन की हुई हैं सारे। ये सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में लिखा, जो कि फर्स्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड माने गए हैं। दिस इज द पित्त विच रिजाइड्स इन आवर हार्ट, जो इसके फंक्शंस हैं, यानी कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलेक्ट। वी थिंक विद आवर हार्ट, नॉट विद ब्रेन। दिस इज हार्ट प्लस ब्रेन इज हृदय। Excuse me. And yes, so we can say where there is sadhak pith, there is a way. That will is the sadhak pith, and that resides in the heart. And what about this kaph? It is also located in the chest. It nourishes the hriday, and it by regulating the supply of nutrients among other actions. ये सारा कुछ आयुर्वेद की बुक्स में लिखा हुआ है। ओजस इज द फाइनेस्ट एसेंस ऑफ ऑल धातु, ये भी हृदय के कारण है, क्योंकि सर्कुलेशन के अंदर ही सब कुछ है, न्यूट्रिशन है या फिर हमारी इम्यूनिटी है, सब कुछ उसी के अंदर है। यस,
So basically, it is not heart, it is the pranavaha srotas, which is responsible for circulation of blood in our body, and the Vyanvayu, which keeps it moving all the time. Psychologically also, as we have discussed earlier, ये सारा कुछ यहाँ दिखाने का मेरा जो पर्पस है वो ये है कि कितने प्रिसीजन के साथ में और कितने थॉरोली ये हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड था, लेकिन क्योंकि हम उस लैंग्वेज को नहीं समझते इसलिए ये सब भी हम भूल गए और हमें वही याद है जो हमें अभी पढ़ाया जा रहा है। ये देखिए, ये भेल संहिता में, भेल संहिता का ये रेफरेंस नीचे लिखा हुआ है, पेज नंबर 89, चौखंबा भारती की बेल संहिता अगर आप लेके पढ़ेंगे उस पर ये फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन लिखी गई है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि इट फ्लोज फ्रॉम द हार्ट एंड देन टू ऑल द प्लेसेस थ्रू वेन्स इट गेट अगेन रीचेज द हार्ट। ये कुछ रिसर्च पेपर्स के रेफरेंसेस भी हैं, आप लेना चाहे तो ये भी ले सकते हैं, जिसमें बड़ा थॉरोली इसके बारे में रिसर्च किया गया कि क्या हार्ट है जो पंप है। सो हियर इज द आंसर, हृदय इज नॉट जस्ट अ पंप, it is Vyanvayu which is responsible for rhythmic circulation in all the directions. This is all written in our text, Dr. Biswarup, जो अभी आप मांगे तो मुझे लगता है 25 लाख रुपए मुझे मिलने चाहिए। थैंक यू सो मच। 25 लाख रुपए उसको मिलेगा जो ये साबित करेगा कि हार्ट इज ए पंप, राइट? तो आपको नहीं मिल पाएगा। तो बट थैंक्स, आपने इलॉबरेटली एक्सप्लेन किया, और वो जो उसमें रेफरेंसेस हैं वो रेफरेंस में आप जाके थोड़ा और खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, यही पर्पस था उसका करने का। तो यहाँ पे हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये हमारा फंडामेंटल है जिस पे आधारित है सारी दवाइयाँ। फिलहाल तो जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं एलोपैथिक दवाइयाँ, वो इस फंडामेंटल पे निर्धारित है, हार्ट इज ए पंप। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि फंडामेंटल को अगर हम सिंप्लीफाई करें, अभी तक जो भी आपने समझा उसको अगर एक ही स्लाइड में सिंप्लीफाई करें, हाउ इट विल बी। सारा एक स्लाइड पे, वो स्लाइड कुछ ऐसा होगा, इट इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट थ्योरी। तो हमारे बॉडी को फिलहाल एलोपैथी मानती है इस घर की तरह, और घर में सिर्फ एक ही दरवाजा है, और इस दरवाजे को बंद कर दो तो घर सेफ है, कहीं से कोई जा नहीं सकता, राइट? आप देखिए जितनी सारी दवाइयाँ आप लेते हैं उसका नाम आप सुनेंगे, नाम भी ऐसे ही कुछ है, राइट? बीटा ब्लॉकर, राइट? अल्फा चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एस इनहिबिटर। तो इसको एक हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, ब्लॉकर, रोक दो, जाने मत दो, यही कुछ निकलेगा, राइट? आप कभी अंग्रेजी दवाई को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यानी कि कुछ ब्लॉक करने की बात हो रही है कि कोई चीज़ जाना चाहता है कैल्शियम सेल के अंदर तो उसको रोक दो, राइट? बीटा ब्लॉकर, अगेन यहाँ पे कुछ ना कुछ रोकने की बात हो रही है। तो दवाइयाँ जो करती हैं वो क्या करती हैं? हमारे बॉडी के अगेंस्ट काम करती है, और नाम में ही वो है कि इसको रोक दो, उसको रोक दो, इसको जाने मत दो, उसको आने मत दो। दैट इज व्हाट इज द एलोपैथिक मेडिसिन। अगर कोई भी मेडिसिन को आप इंटरप्रेट करेंगे, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, राइट? तो इसलिए हिंदी की बुक जो होती है ना ट्रांसलेटेड, उसमें भी वो बीटा ब्लॉकर लिखा रहता है, ट्रांसलेट नहीं करते उसको वो ट्रांसलेट करना चाहिए। जबकि हमारी जो बॉडी है वो एक घर, ऐसे घर की तरह नहीं है जिसमें सिर्फ एक ही दरवाजा हो, ऐसा नहीं है हमारी, राइट? जैसे कि अभी तक ये बताया गया कि हार्ट इज अ सेंटर पॉइंट, राइट, लोकेटेड ओनली वन प्लेस, और उस चीज़ को थ्योरी को विश्वास करके फिर सारी दवाइयाँ बनी। तो वो दवाइयाँ, राइट, तो आपने थ्योरी ये बनाई कि हमारे घर में एक ही दरवाजा, उस घर में कितनी भी सिक्योरिटी लगा दें लेकिन चोरी होती गई, इसका मतलब दरवाजा और भी है लेकिन हमने ध्यान एक ही पे दिया, राइट? हार्ट और भी है पूरे बॉडी में लेकिन हमारा फोकस एक ही जगह पे है, तो इसका मतलब हम ठीक नहीं हो सकते। हमारी जो बॉडी है, जैसे भी आयुर्वेद में भी बोला है, अभी आपने सुना, वो कुछ इस तरह से है, होलिस्टिक अप्रोच, मतलब कि हमारे बॉडी में बहुत सारे खिड़की दरवाजे हैं, हजारों तरह के हमारे बॉडी में हार्ट्स हैं पूरे बॉडी में। तो अगर आपको ठीक करना है तो आपको अपने बॉडी की एक एक सेल को आपको एड्रेस करना पड़ेगा, सिर्फ किसी पिन पॉइंट सेल को नहीं करना पड़ेगा। एक बात समझिए आप, दवाई कैसे काम करता है, हमारे हर सेल में रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर क्या है? जैसे ये ताला है और इसकी चाबी क्या है, यहाँ पे चाबी के लिए होल है, इस होल को आप रिसेप्टर बोल सकते हैं। हर सेल में ऐसे रिसेप्टर बहुत सारे होते हैं। दवाई क्या है? वो एक च्युइंगम की तरह है। अगर मैं च्युइंगम लेके यहाँ लगा दूं तो क्या चाबी से खोल लेंगे आप? नहीं। तो मैंने क्या किया, ब्लॉक कर दिया, बीटा ब्लॉकर, राइट? तो उसने
बीटा ब्लॉकर ऐसे ऐसे रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे जिसके बाद हार्ट उतनी मजबूती से काम नहीं कर पाएगा, तो ब्लड प्रेशर तो कम हो जाएगा लेकिन आपका हार्ट भी कमज़ोर हो जाएगा। तो ये है द काइंड ऑफ मेडिसिन जो मेडिसिन का काम है। तो वो आपके हार्ट को कमज़ोर करके फिर ब्लड प्रेशर घटाता है, क्योंकि वो होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। अप्रोच क्या है? रिडक्शनिस्ट अप्रोच। ये दिमाग में बिठा दिया कि हार्ट एक सेंटर पॉइंट है और दिक्कत एक ही जगह होती है, जबकि जब आप बीमार पड़ते हैं तो एज ए होल आप बीमार पड़ते हैं, आपका कोई ऑर्गन बीमार नहीं पड़ता, इट इज़ ए होल थिंग। पेन कोई एक जगह हो सकता है लेकिन योर ऑर्गन, राइट, योर होल बॉडी इज सिक। अगर आप ये थ्योरी लेके चलें तो आप ठीक कर सकते हैं अपने आप को। अगर आप एक पिन पॉइंटेड थ्योरी लेके चलेंगे जैसा कि अभी तक है तो फिर दिक्कत होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंस्टेड ऑफ टेकिंग द मेडिसिन विच पिन पॉइंट्स, राइट, विच डिसाइड्स कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इस जगह की है, इस प्रॉब्लम इस जगह की है, आपको होलिस्टिक, जब भी कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आपके बॉडी के हर सेल को प्रॉब्लम है, हर सेल को साथ में लेना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए। बॉडी के हर सेल को साथ में हम कैसे ले सकते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए? हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब अगला 2-3 मिनट मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। तो हमें सारे सेल्स को क्यों लेना पड़ेगा? ये अभी तक का जो हमने डिस्कस किया उससे क्लियर हो गया कि क्योंकि हमारा डिसइंटीग्रेटेड है हमारी सारी ताकत। हमारा हार्ट भी डिसइंटीग्रेटेड है, पैरों में भी, हर जगह ही है, तभी जाके सारा कुछ सर्कुलेट हो रहा है। तो उसके लिए हमारे बॉडी के सारे सेल को कैसे इन्वॉल्व करना है, 2 स्लाइड में आपको समझ आएगा। तो ये देखा गया है कि जब आप अपने बॉडी का कोर, अंदर का टेम्परेचर नॉर्मली 37 डिग्री होता है, उसको अगर 39 कर देते हैं, 2 डिग्री बढ़ा देते हैं, जैसे ही टेम्परेचर अंदर का कोर का बढ़ जाता है तो ब्लड जो है वो बाहर की तरफ ज़्यादा सर्कुलेट होगा, और बाहर की तरफ सर्कुलेट होगा, आपको पसीना आएगा और आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, राइट, आपकी ब्लड की सर्कुलेशन तेज़ी से होगी और बाहर की तरफ होगी। और ऐसे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है बॉडी के अंदर कि आपके बॉडी के हर सेल के अंदर एक खास तरह का प्रोटीन होता है, दैट इज कॉल्ड हीट शॉक प्रोटीन। अ खास काइंड ऑफ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड हीट शॉक प्रोटीन। ये नाम याद रखिए, ये रिकॉर्डिंग भी है आपके पास। हीट शॉक प्रोटीन, आपके बॉडी के हर सेल में हीट शॉक प्रोटीन है, वो एक्टिवेट हो जाता है, राइट, जैसे ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और बॉडी में एक खास तरह का प्रेशर आता है, और उसके एक्टिवेट होते ही आपके मसल्स जो टूटने लग गए हैं, मसल्स जो कमज़ोर होने लग गए हैं, आपकी जो एजिंग होने लगी है, आपके जो इन्फ्लेमेशन घाव होने लगे हैं, आपके जो ट्यूमरस ग्रोथ होने लगे हैं, उनको ठीक करने की प्रक्रिया बॉडी शुरू कर देता है। बट ठीक करने की प्रक्रिया में बॉडी को जो औजार चाहिए, हथियार चाहिए, दैट इज जो आप खाते हैं, राइट, उस खाने को अगर ठीक कर लें तो हमें नहीं पता बॉडी को कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए, लेकिन हमने सारे न्यूट्रिएंट बॉडी के सामने रख दिया, आप अपने हिसाब से यूज़ कर लो। आपके घर में कोई मैकेनिक आता तो आप ज़्यादा ज़्यादा ये कर सकते हैं कि मैकेनिक को पूरा आपके पास टूल बॉक्स दे दिया, मैकेनिक करेगा अपने आप कौन सी टूल बॉक्स कब ज़रूरत है, कौन सा टूल की ज़रूरत है। तो नेचर ने, भगवान ने जिस ढंग से फूड बनाया है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, लीव्स, उसी फॉर्म में जब हम बॉडी को देते हैं, दैट इज द फॉर्म विच इज़ बेस्ट यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। बॉडी उसको पहचानता है, हम भी नेचर के ही हिस्सा हैं, हम एलियन जगह से नहीं आए, बॉडी रिकॉग्नाइज इट। दैट इज व्हाट इज वन इंपॉर्टेंट साइंस विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। समय कम है, उस साइंस की अलग बात करेंगे, डाइट वाले साइंस को। तो हम क्या करते हैं अपने पेशेंट्स को, पहले तो ये कि उनकी हीट शॉक प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं। हीट शॉक प्रोटीन मतलब बॉडी के सारे सेल्स कैसे आपके साथ जुड़ जाएं काम करने में। उसका सबसे आसान तरीका जो हमने निकाला है, राइट, वो तरीका व्हाट वी कॉल एज द हॉट वाटर इमर्शन, जो हमारे हिम्स हॉस्पिटल में होता है। तो ये आप देख रही है क्या कर रहे हैं, ये पानी में बैठे हुए हैं 40 डिग्री में। तो एक्चुअली हम इनसे क्या कर रहे हैं, हम इनकी किडनी का इलाज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए इनके बॉडी के सारे सेल्स खुल जाएं, उनके अंदर के जो हीट शॉक प्रोटीन है सारे सेल्स के एक्टिवेट हो जाएं। किडनी से मतलब नहीं है हमें बॉडी के हर सेल से मतलब है, एवरी सेल, राइट। तो और उसके लिए इनको यहाँ तक आप देख रहे हैं, गले तक पानी में बैठे हैं, राइट। इसका छोटा मॉडल मेरे पास है यहाँ पे, जो लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ देखिए, जो लोग वहाँ देखिए वहाँ देखिए। तो हमने ऐसे बिठाया, 40 डिग्री पे जब बैठे, कोर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, सर्कुलेशन बाहर की तरफ होने लगा,
हीट शॉक प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, तैयार हो गया, प्लस हमने डाइट इनका चेंज कर दिया, द काइंड ऑफ डाइट विच वी कॉल एज DIP डाइट, आपको पता ही है, राइट। और ये करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको यहीं पे करना है, घर पे भी कर सकते हैं। ड्रम के अंदर देखिए, राइट, आप घर पे बैठ के कीजिए, और महंगा नहीं है, सस्ता है, घर पे उल्टा और सस्ता है, राइट। तो ये देखिए किडनी का इलाज हो रहा है इनका, वो भी घर बैठ के। तो आप जहां भी रहते हैं, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको ऐसा जुगाड़ करना है कि आपके बॉडी के सारे सेल्स खुल जाएं। उसके लिए 40 डिग्री टेम्परेचर पे ये फ्रिज का, पुराना फ्रिज के अंदर बैठे हुए हैं। तो आपको ठीक होने के लिए पैसे की जरूरत नहीं, दिमाग की जरूरत है, ये देखिए, राइट। तो आपने अपने बॉडी के सारे सेल्स को खोलने के तरीके निकाले। हाँ, जो इंजीनियर है वो अपना इंजीनियर दिमाग निकाला, जो देसी है वो देसी जुगाड़ निकाला। जुगाड़ निकलने से मतलब है, राइट। सो एंड ये सारे पेशेंट्स अपने अपने घर में बैठ के दे आर क्योरिंग। जब पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, वो किडनी के पेशेंट्स आते हैं, और जब जाते हैं बोलते हैं हम तो किडनी के लिए आए थे, हमारे तो घुटने के दर्द भी चला गया, हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल हो गया। उन्हें हैरानी होती है, राइट, लेकिन हमें हैरानी नहीं होती। इस वक्त आपके बॉडी में हजारों प्रॉब्लम्स होंगी, उनमें से बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसी होंगी जो आने वाले टाइम में आपको पता चलने वाला है, आपको नहीं पता, हमें मतलब भी नहीं है। हमने बॉडी को एक ऐसा एनवायरमेंट दिया जब इस तरह से है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड, जो आज का हमारा है ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट, ग्रैड सिस्टम इसे बोलते हैं। मेरे टी शर्ट में भी है ताकि आपको ये याद रहे, अगर आप मेरे टी शर्ट को देख रहे हैं, ग्रैड सिस्टम, बुक के कवर में भी है ग्रैड सिस्टम, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस। आप देखिए इस वक्त आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बॉडी पे, सिर पे, बॉडी पे, हाथ पैर पे, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन ये लोग जो यहां बैठे हुए हैं, गले के नीचे का जो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ द वाटर, दैट इज अबाउट 2% ज्यादा। वो जो प्रेशर डिफरेंस है, दैट प्रेशर डिफरेंस प्लस द हीट, दैट ओपन्स अप द हीट शॉक प्रोटीन, राइट। तो आप किसी भी तरह से इसको कर दीजिए कि प्रेशर डिफरेंस 2% प्लस हीट ऑफ 40 डिग्री। 40 डिग्री का मतलब जरूर नहीं कि एग्जैक्ट 40 डिग्री, इट कैन बी 41, 42, 39, बट 40 डिग्री पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंफर्टेबल, राइट। और कितनी देर हमने बोला, 2 घंटे, राइट। 2 घंटे हमने देखा ज्यादातर लोगों को रिजल्ट मिल जाता है। और हेड डाउन टिल्ट थेरेपी भी है 2 घंटे। तो खैर मैंने ये बोला कि जब आप बॉडी को एज वन समझेंगे तो आप उसको ठीक कर पाएंगे। जब आप बॉडी को सोचेंगे कि अलग अलग पार्ट है और एक एक पार्ट का अलग अलग फंक्शन है, हार्ट का रोल है, सारा कुछ सर्कुलेशन उसी को करना है, और उसको ठीक करने के लिए हमें कोई दवाई लेनी है जो कोई एक होल होगा, हमारे रिसेप्टर होगा, वहीं जाके लग जाएगा, तो ठीक होना मुश्किल है। हम देख भी तो रहे हैं, राइट। ऑन वन साइड, if you are a diabetic patient, you have been diabetic for so long and you will be diabetic for rest of the life. On the other side, श्रीधर यूनिवर्सिटी और दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज का जो ऑब्जर्विंग स्टडी उन्होंने देखा कि जैसे ही पेशेंट ने इस तरह से किया, हाउ दे गॉट क्योर विद इन फ्यू डेज, राइट। तो अब यहाँ पे आता है कि जो रिजल्ट अभी मैंने बताया, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्या हम ठीक हुए हैं या टेम्पररी कुछ है, राइट। कई बार हमारे जो एलोपैथिक लॉबी है, अब ये जब रिजल्ट दिखाया तो बोलने लग गई ये तो थोड़े दिन के लिए है, देखना आप मर जाएंगे, राइट। बोलने कुछ होता नहीं है। तो कैसे पता चलता है कि आप एक्चुअली ठीक हुए हैं? हमें तो ऐसे पता चलता है जब हम सिम्टम को देखते हैं, पेशेंट को देखते हैं। आगे आपको पेशेंट से मिलवाएंगे, डॉक्टर नमिता आएंगी, वो मिलवाएंगी। अब मान लीजिए मेरे पास टॉर्च है, ये चल ही नहीं रहा, आप मैकेनिक को देंगे, मैकेनिक के आपको ठीक करके दे देगा, ठीक हो गया। कैसे पता चलेगा आपको ठीक हो गया? ऐसे हाँ करें, लाइट आ रहा है तो ठीक हो गया, है ना। लेकिन एलोपैथिक लॉबी नहीं मानती। अगर आयुर्वेद से कोई मेथड आता है, नहीं ठीक नहीं हुआ, वो बोलेगा ये ठीक नहीं हुआ। मैंने लाइट आ रहा है, देख रहे हो, पहले नहीं आ रहा था, पहले यूरिन आउटपुट नहीं था, अब यूरिन आउटपुट आ रहा है, पहले स्वेलिंग थी अब स्वेलिंग नहीं है, नहीं हम इसको नहीं मानेंगे। क्या किडनी के सारे अंदर के टिश्यूज वो दोबारा बढ़ गए? क्या किडनी जो श्रिंक था वो दोबारा खुल गया? इस तरह की भाषा में उलझाने की कोशिश करेंगे कि आप गए मैकेनिक के पास, मैकेनिक बोला देखो जी लाइट चल रहा है, ठीक हो गया। नहीं मैं नहीं मानूंगा, इसके बल्ब को निकाल के दिखाओ, इसकी बैटरी को दिखाओ, तारों को दिखाओ, मैं एक एक को चेक करूंगा, और सारी चीजें जब इंडिविजुअली मुझे ठीक दिखाई देंगी तो ही मैं मानूंगा। दैट कैन बी वन वे, राइट। तो हमने ये बोला चलो ये भी तरीका सही, आप जो बोलते हैं। तो हमने कुछ पेशेंट्स के पहले फोटो खींची किडनी की जब हमारे पास आए, राइट।
हमने नहीं खींची, उन्होंने खुद खिंचवाई, DTPA स्कैन करते हैं, और 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, कोई 15 दिन बाद अपनी मर्जी से उन्होंने दोबारा फोटो खींची, राइट। और फोटो में देखा व्हाट विल कॉल एज हाउ टू ग्रो द ऑर्गन द बॉडी, द किडनी स्टार्टेड ग्रोइंग, द किडनी स्टार्टेड ग्रोइंग। तो हम नहीं बोलते कि आप फोटो खिंचाओ, क्योंकि हम तो सिम्टम देख रहे हैं, हम तो लाइट आ रही है, सब कुछ ठीक ही होगा, लेट इट बी सिंपल। लेकिन पेशेंट जिद करते हैं, मैं नहीं मानूंगा कि मैं ठीक हो गया हूं, जब तक कि फिर आगे की, जब तक कि डॉक्टर के पैरामीटर के हिसाब से क्रेटिनाइन लेवल भी ऐसा होना चाहिए और सारी रिपोर्ट वैसे होने चाहिए, मेरे रीनोग्राम जो है वो ऐसा दिखना चाहिए। एंड वो लोग जो है वो जिद करके फिर पहला और दूसरा टेस्ट कराते हैं, और क्योंकि वो करा रहे हैं तो वो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है, और वो रिपोर्ट्स भी, ये जो किताब अभी रिलीज की, इस किताब का सेक्शन 3 में वो रिपोर्ट आपको डाल के दिए हैं। तो यस, आपके बॉडी के ऑर्गन ग्रो कर सकते हैं, वो फोटो से भी साबित होता है और सिम्टम से भी साबित होता है। जितने तरीके हैं दुनिया में साबित होने के, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड मानती है एलोपैथी, वो सारे स्टैंडर्ड हमने मापदंड पूरे करके उस किताब के अंदर डाल के दे दिया। जैसे आपको ठीक लगे समझना, जो वाला थ्योरी, लेकिन एंड रिजल्ट ये है कि पेशेंट गेट क्योर्ड, पेशेंट ठीक हो जाता है। एंड ये सिर्फ एक किडनी के लिए नहीं, सिमल्टेनियसली while the patient is getting cured of kidney disease, जिसके लिए ओरिजिनली आया था, उसका अब पहले आया था वो व्हील चेयर में, अब वो चल के भी जा रहा है, उसके घुटने में दर्द था वो भी खत्म हो गया, उसका इंसुलिन था वो भी छूट गया, राइट। तो इसका मतलब पेनक्रियास पहले से भी काम ढंग से काम कर रहा होगा, तो वहां के भी फोटो खींचो, पहले वाला भी अभी वाला भी, राइट। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये, पहले इंसुलिन नहीं ले रहा था अब नहीं ले रहा, इसका मतलब वो ठीक हो गया, राइट। वी गो बाय द सेकेंड, कि अगर वो इंसुलिन नहीं ले रहा, ब्लड शुगर नॉर्मल आ रहा, तो हम तो यहीं पे रुक जाते हैं, हमें और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इनवाइट करता हूं, जो लोग ऐसा चाहते हैं कि फोटो खींच के देखो, तो आपके बॉडी का कोई भी ऑर्गन कितना भी सड़ गया क्यों ना हो, अगर आप जिंदा हैं तो आपके पास एक तरीका है जिससे उस ऑर्गन को दोबारा से अपने बॉडी के अंदर ही ग्रो कर सकते हैं। इट इज वेरी क्लियर, राइट। तो और यहाँ पे एक बात, इससे भी आगे की बात बता रहा हूँ, जो आयुर्वेद में अभी डॉक्टर अनु ने बोला, राइट। और वो ये कि मैं और आप, हम बात करते हैं बॉडी की, बॉडी एक है, लेकिन यहाँ पे हमारे बीच एक डॉक्टर है, वो बोलते हैं बॉडी के साथ एक और चीज़ है माइंड, माइंड को भी जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके पेशेंट हील होगा। कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि ये सारा कुछ करने के बाद भी वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाते, तो हमारे बीच एक डॉक्टर है, वो माइंड को भी जोड़ देते हैं कि खाना क्या खाना है। DIP डाइट तो एक बात है, लेकिन DIP डाइट को, या जो डाइट है उस डाइट को जब खाना बनाते वक्त आपकी जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन भी काफी हद तक काम करेगी। उस पेशेंट की इंटेंशन, पेशेंट के केयर वाले की इंटेंशन, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और उसका सबूत भी सामने वो लेके आएंगे। डॉक्टर नमिता, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सो तो डॉक्टर नमिता कभी नहीं बताएगी, मैं बता दूं कि जब डॉक्टर नमिता की पेशेंट्स यहाँ पे आए, आज हमारे बीच में है, वही इंट्रोड्यूस करेंगी इन पेशेंट्स को, तो डॉक्टर नमिता को चिंता होगी कि यहाँ जो खाना मिलेगा, जो हम सबको मिलेगा, खाने का फूड कूपन आपके बुक के फ्रंट में है, कूपन से, राइट। तो पता नहीं वो किसने बनाया, किस इंटेंशन से बनाया, तो कम से कम अपने पेशेंट की जो खाना है वो अपने हाथ से बना के लाई है आज, राइट। तो जो अगर डॉक्टर नमिता के हाथ का खाना बनाना पड़ेगा तो उनका खाना चाहते हैं तो उनका पेशेंट बनना पड़ेगा। बट एनीवे, सो ओवर टू डॉक्टर नमिता एंड यू टेक इट ओवर फ्रॉम हियर। तो अभी तक हम बात कर रहे थे बॉडी की, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। प्लीज कम। इसके बाद से आप किस Hello everyone. So, jack of all trades and master of none. डॉक्टर BRC से जुड़ने से पहले सभी लोग मेरे को इसी नाम से जानते थे। पढ़ी है। कोई को हील नहीं
कंपैशन कैन हील अ पर्सन, जस्ट ट्राई इट। दिमाग का खेल है सारा, इस शरीर को काबू में करने के लिए दिमाग से तो खेलना ही पड़ेगा। और डॉक्टर बीआरसी के पेशेंट मतलब उनका सारा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं ग्रैड, बट 20 दिन के अंदर अंदर मैंने उनकी डिजीज रिवर्स कर दी जस्ट विद द माइंड गेम। सो लेट मी प्रेजेंट माय पेशेंट्स टुडे। तो सत्य पे सत्ता तो आपने देखी है, आपने देखा अमिताभ बच्चन ने किस तरह से एक चाकू दिखा के रंजीता को कुर्सी से उठा दिया। तो व्हाट वाज दैट? दैट वाज द माइंड गेम। मेरे साथ ये लाइव भी हुआ। हम लोग सोमनाथ के मंदिर में गए थे, तो मेरे एक अंकल है वो ढंग से चल नहीं पाते थे, तो उनको हम व्हील चेयर पे बैठा के मंदिर में घुमा रहे थे। तो हम लोग सब चाय पीने गए, तभी सामने से एक गाय आई, तो वो डर के मारे भाग के इतना दूर जाके खड़े हो गए। जो आदमी चल भी नहीं पा रहा है, अगर उसको हम ऐसे करें तो फर्स्ट क्लास हो जाता है। तो इस तरह से पेशेंट है अंकुर भारत, इसकी वाइफ सनकी है थोड़ा सा। 3 दिन तक मुझे उसने परेशान करा, मैडम सांस नहीं आ रही, मैडम अंकुर ऐसे बैठा रहता है, मैडम कुछ तो कर दो, कुछ तो कर दो। मैं आगे भाई 3 दिन से सोने नहीं दे रही। और मैंने कहा साक्षी को निकाल कमरे से बाहर, कमरा लैपटॉप को सनी लियोनी चला। अब भाई 15 दिन बाद ये लड़का यहाँ बैठा हुआ है, देख लो। ऐसे कोई पीजी है, पीजी ने बोला पापा जी के पैरों में जान नहीं है, पापा जी चल नहीं पाते हैं। मैंने कहा राखी साहब का वीडियो देखा, प्यार किया, दिल भी नाचने लगा इनका। ये भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और कौन है? हाँ, ये विकास जी। तो विकास जी गुड़गांव के एक हॉस्पिटल में गए, तो इनको वहाँ पर बोला क्या भाई किडनी ट्रांसप्लांट होकर 10 लाख रुपए डिपॉजिट करा दे, और उसके लिए खून की जांच लेनी है और यूरिन की जांच लेनी है। अब डर के मारे इनका यूरिन ही ना उतरे, तो डॉक्टर बीआरसी की एक हेल्पलाइन है कोयम, 24/7 इमरजेंसी सर्विस है उनकी। तो वहाँ पर इन्होंने कॉल किया, बात इनकी मेरे से हुई। तो कहते मैडम शूशू नहीं आ रहा, यूरिन सैंपल देना है, क्या आपको आ जाएगा, नहीं तो कल आ जाएगा, टेंशन क्या लेती है। और फिर इनको फोन आया, मैडम सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ आ गया। और 15 दिन से ये मेरे साथ रहे उसके बाद ट्रीटमेंट में, और 15 दिन बाद ही इनकी 75% किडनी इनकी रिवर्स हो गई। मगर इनके साथ कुछ कहानी और भी थी, मुझे किससे बताएंगे कि क्या कहानी थी। ऐसी एक मेरी पेशेंट है रीना को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, IBS। तो कहती है मैम 5 साल से खाना नहीं खाया गया, जो भी खाती हूँ लूज मोशन हो जाता है। मैंने कहा यार जब अंकुर की सनी लियोनी की मूवी देख के चेस्ट की मसल स्ट्रांग हो सकती हैं, तो हम लेडीज़ की सनी देओल को देख के हमारे इंटेस्टाइन की मसल क्यों नहीं स्ट्रांग हो सकती। बस हम लोगों ने चैटिंग करना शुरू कर दिया सनी देओल के बारे में, और 5 दिन के अंदर अंदर उसकी 5 साल की बीमारी गायब हो गई। और उसका इस तरह से मैंने माइंड का परसेप्टिव बदला कि अभी उसका फ़ोन आता है, मैम आज मैंने कांजी पी, बीटरूट की, लूज मोशन हुए 5, मेरे को लग रहा है टॉक्सिन सारे फ्लश आउट हो गए, मेरे इंटेस्टाइन बिल्कुल ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि उनका माइंड सेट कर दिया कि सिम्टम्स से घबराना नहीं है भाई, सिम्टम्स तो आपके फ्रेंड्स हैं, दे जस्ट टेल यू कि मतलब कि कुछ गड़बड़ है बॉडी में, जस्ट वर्क ऑन द रूट कॉज। और माइंड को स्ट्रॉन्ग करना, जैसा माइंड को करोगे वैसे ही बॉडी चलने लगेगी। तो दिसंबर की बात है, दिसंबर में मैंने डॉक्टर बीआरसी को ज्वाइन किया। तो मैं सोचती थी कि इंजीनियरिंग कॉलेज का एक लड़का, पता नहीं क्या जादू है कि बड़े से बड़े मेडिकल फील्ड के डॉक्टर्स को भी इसके सामने पानी भरते हैं। तो मैंने भी सोचा कि जिनको स्टडी करके देखते हैं कि इनका सक्सेस का राज क्या है। तो मैंने देखा कि ही इज़ वर्कोहॉलिक, कर्म योगी हैं, सबसे पहले ऑफिस में आना, सबसे बाद में ऑफिस से जाना, पूरे टाइम ये सिर्फ किताबों में ही घुसे रहते हैं कि किसी तरह से बस किसी की कोई मदद मिल जाए। इनको कोई बात करनी हो ना तो बोलते हैं 2 मिनट में फिनिश करो, 2 मिनट में 5 सेंटेंसेस में इसका जवाब दे देना। मैंने कहा यार सन की हो, टाइम ही नहीं है। कभी कोई मीटिंग करनी है पोएम के बारे में, हाँ अगले महीने बात करेंगे, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, इस हफ्ते ये वाली कॉन्फ्रेंस है, उस हफ्ते वो वाली कॉन्फ्रेंस है, बस इनका यही चलता रहता है। जब देखो बस काम काम काम, उसके अलावा इनको कुछ दूजा नहीं सूझता। और दूसरा मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बीआरसी सर के प्लेटफॉर्म पर आकर मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ पर ये किसी साइंस की बुराई नहीं करते। जैसे मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ बट बहुत रेस्पेक्ट मिलती है, और बोलते हैं कि जो भी आपको साइंस आती है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका एक ही मोटो है कि बस मरीज ठीक होना चाहिए। तो दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग अबाउट हिम कि बस मरीज ठीक होना चाहिए, बाकी किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। So today I feel proud to present some of Dr. BRC's patient, जिनको हमने 1 महीने में ही, जब बहुत दिन से ये लोग ग्रैड वगैरह सब कुछ कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, बट किस तरह से इन लोगों को जिंदा दिली से इनकी बीमारी से हम लोगों ने इनकी हेल्प करी, तो ये खुद से अपनी कहानियाँ सुनाएंगे।
तो सबसे पहले कौन सुनाएगा? अंकुर आ जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। 28 जनवरी 2021 को मुझे पहली बार ये पता चला कि मैं CKD से ग्रस्त हूँ। 1 साल मैंने एलोपैथी के डॉक्टर से इलाज कराया, मगर मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। मुझे 30 जनवरी 2022 को पता चला हिम्स हॉस्पिटल के बारे में। मैं वहाँ जब गया था तो मैं व्हील चेयर पर था, मुझसे चला नहीं जाता था, खड़ा नहीं हो पाता था मैं। वहाँ मैं गया, मेरा इलाज वहाँ चालू हुआ, तो मेरी वहाँ 3 फरवरी को पहली डायलिसिस हुई। उसके बाद 8 दिन तक मुझे किसी भी डायलिसिस की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, और मैं उससे पहले मेरी हफ्ते में 2 डायलिसिस हो रही थी। हफ्ते में 2 डायलिसिस चल रही थी मेरी लगातार, मगर वहाँ मैं 40 दिन जब रहा तो मेरी डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होती चली गई। और फिर उसके बाद मैं जब वहाँ से आया तो BRC सर की टीम ने मुझे ऑनलाइन फॉलो किया, और 4 अप्रैल 2022 को मैं नमिता मैम के ग्रुप में ऐड हुआ। वहाँ से मेरा मनोबल काफ़ी बढ़ा। उन्होंने इतना इंक्रीज़ किया, उनका तरीका इतना अच्छा था कि वो कहती थी कि आप नाचिए, कूदिए, खेलिए, खुश रहिए। आप सुबह 4 बजे उठना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना, ज़मीन से जुड़ना, सूर्य में बैठना। उन्होंने इतना इंक्रीज़ किया कि एक दिन उन्होंने ये डिसाइड किया, घोषणा की कि जो सबसे पहले अपनी रिपोर्ट्स नॉर्मल लाएगा मैं उसे आईफोन गिफ्ट करूँगी। बस ये सुना, जुनून सवार हो गया सर पे, और खूब लगन से DIP डाइट, हॉट वाटर इमर्शन, हेड डाउन टिल, ये मैं खूब अपना दृढ़ निश्चय। थैंक यू मैम। हॉट वाटर इमर्शन, DIP डाइट और हेड डाउन टिल अपना खूब लगन से की, और आज इस उपचार से 14 अप्रैल को मेरी लास्ट डायलिसिस हुई है। तब से अभी तक मेरी कोई डायलिसिस नहीं हुई, और इस उपचार से मेरा हीमोग्लोबिन 5.2 से 8.2 हो गया, क्रिएटिनिन 11.9 से 5.7 हो गया, और यूरिया 121 से 79 हो गया। और मैं इतना खुश हूँ कि मुझे लगता ही नहीं है कि मैं बीमार हूँ। मैं बिल्कुल ओके हूँ। बस मुझे भी लगता है कि हल्की फुल्की खांसी जुकाम है मुझे, और बस मैं इस बीमारी को यही मानता हूँ। बस थैंक यू। नमस्कार सभी जने को। आज इस मंच पे बहुत ही खुशी हो रही है बोलने की। तो आज 15 फरवरी 2021 मेरे फादर गुरदीप सिंह आज कैंसर के पेशेंट थे। तो आज इनको डॉक्टर विश्वरूप जी की टीम, जैसे हम 2021 15 फरवरी को यहाँ पर पहुँचे, डॉक्टर साहब ने बोला, उन्होंने लोकनायक हॉस्पिटल, तो वहाँ पर पहुँचे, इन्होंने बोला कि आपके पिताजी को कैंसर है। तो डॉक्टरों ने इतना हमें डरा दिया था, तो कहने लगे जी आपके पिताजी अभी भी यहाँ से 10 कदम भी जाएंगे या 1 किलोमीटर भी जाएंगे तो आपके पिताजी की डेथ हो सकती है। हम इतना डर गए। डरने के बाद उन्होंने यहाँ पर गले में टेक्नोस्कोप लगा दी। टेक्नोस्कोप लगाने के बाद हम इतना घबरा गए। घबराने के बाद जब उन्होंने जब कहा कि आप ऐसे, फिर हमें पता चला डॉक्टर विश्वरूप जी के बारे में। डॉक्टर विश्वरूप जी के बारे में जब यूट्यूब में देख रहे थे तो जब उनकी वीडियो देखी तो मानस जी से हमने कांटेक्ट किया। मानस जी की वीडियो देखने के बाद उन्होंने डॉक्टर BRC से कांटेक्ट करने के बाद उनकी DIP डाइट उनको दी,
गुरदीप सिंह जी को, मेरे फादर जी को। जब उनको देखते देखते उनके आज जो कैंसर का था, जो मेरे फादर साहब थे, आज बिल्कुल ही कैंसर से बिल्कुल मुक्त हैं, आज मेरे सामने खड़े हैं। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर विश्वरूप जी का। और ये भी कह रहे थे मेरे फादर साहब कि मैं वहाँ पर जाना है, 2 शब्द मेरे को बोलने हैं। आज हम DIP डाइट को ही हम फॉलो करते हैं। और मैम लास्ट में हम जब नाइस टीम ने, जब डॉक्टर विश्वरूप जी की टीम ने हमारे को फॉलोअप किया, तो उनके साथ नमिता मैम जी ने हमारे को इतना फॉलोअप किया, इतना जो भी प्रोटोकॉल आता था आपने ऐसे करना है, और जो भी हमें कहते थे हम वही चीज़ करते थे। आज मेरे फादर साहब इस मंच पे खड़े हैं तो सिर्फ डॉक्टर विश्वरूप जी की वजह से ही खड़े हैं। हाँ जी, 2 शब्द मेरे पिताजी कुछ बोलना चाहेंगे। मैं जो यहाँ पर खड़ा हूँ BRC डॉक्टर की वजह से ही खड़ा हूँ। मैं विश्वरूप जी का, उनकी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे DIP डाइट ने ही बचाया है, नहीं तो मैं आज तक ऊपर चला गया होता। विश्वरूप जी का बहुत बहुत, नमिता जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहता हूँ। जो आज से 15 फरवरी 2021 को जो इनको टेक्नोस ट्यूब लगी थी, जो साथ में और भी पेशेंट थे, जो इनको अभी तक हमने कोई भी मेडिसिन नहीं दी है, अभी तक कोई मेडिसिन, सिर्फ DIP डाइट ही दी है, कोई भी मेडिसिन नहीं दी है। थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी को। पहले तो थोड़ी सी मेरी लैंग्वेज प्रॉपर हरियाणवी है, तो किसी को कोई दिक्कत हो तो उसके लिए सॉरी। पहले देखो जी, सबसे बड़ी चीज़ तो विश्वास की है। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, चाहे वो किसी में भी रख लो, आप भगवान में रख लो, चाहे किसी भी चीज़ में रख लो। विश्वास से बढ़ के कुछ नहीं है। मेरे घर वालों ने दबा के विरोध किया सर आपका, BRC का। घर वालों ने, बस मेरी मम्मी साथ थी मेरे, और घर वाले ने किसको फॉलो कर रहा है, मतलब बिना दवाई के कैसे ठीक हो सकता है। मैं भी बोलती हूँ, मेरे को बोलते थे क्या ठंडा पानी गर्म पानी, खटिया ऊपर खटिया नीचे करते रहते हो। कहते अगर आज के बाद फ़ोन करा ना, डॉक्टर नाम का DB जानते हो क्या, सीधा जेल में, सीधा पुलिस को नाम दूंगा। मगर हम भी डरने वालों में से थोड़ी ना, हमने भी विकास जी का साथ नहीं छोड़ा। फिर क्या हुआ, मैं फिर मतलब मेरा क्रिएटिनिन लेवल था 22 और इमरजेंसी केस। डॉक्टरों ने बोला अरे हाउ कैन इट पॉसिबल, तुम यहाँ पे कैसे खड़े हो। मतलब मैं कैसे खड़ा हूँ, मैं तो नॉर्मली हूँ, मेरे को तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो यार तू इमरजेंसी केस है, तेरा ट्रांसप्लांट होएगा। मतलब यार क्यों डराओ हो बिना बात ना, तुम ज़्यादा डरा रहे हो तुम तो लोग। मतलब ट्रांसप्लांट होगा। फिर मैं चला गया चंडीगढ़ सीधा। चंडीगढ़ मैंने वहाँ पे बेड खाली नहीं थे, 1 महीने की इन्होंने मुझे आयुर्वेदिक दवाइयाँ दे दी, प्लस में अपना बता दिया भाई हम 3 तरीके से मरीज के ऊपर काम करते हैं। दवाइयाँ शुरू कर दी मैंने। उसके बाद मेरे को बुखार हो गया, फीवर हो गया तो दवाइयाँ तो मैं लेके नहीं आया, और ना इनके पास कोई कांटेक्ट, मेरा नंबर वगैरह का कोई कांटेक्ट नहीं। मैं प्रॉब्लम में, फिर मैंने एलोपैथी की दवाई ली, एलोपैथी की ली। सुबह गोली लूँ, शाम को जब तक उसका मतलब रिजल्ट है तब तक असर, उसके बाद फिर बुखार चढ़ जाए, शाम के टाइम फिर दिक्कत। ऐसा चलता रहा 3 से 4 दिन। फिर वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने ना YouTube से कोई सर्च करके इनका नंबर ले लिया, इमरजेंसी में नमनीता मैडम के पास गया सीधा। इन्होंने बोला क्यों परेशान है भाई, एक काम कर, पानी ले 40 डिग्री सेल्सियस गर्म कर ले, और उस बाल्टी में पानी पैर रख ले, और 85 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म और कर ले, उसको एक लोटे में डाल ले और उसमें नींबू निचोड़ ले,
और आधा घंटा तक उस पानी को सिर्फ कर करके पी। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मेरा बुखार नहीं चढ़ा जी, फीवर खत्म मेरा बिल्कुल। फिर मेरा जो विश्वास था वो 2 गुना हो गया इनके ऊपर। घर वालों का भी नहीं था किसी प्रकार से भी विश्वास। फिर मेरे पेट में दिक्कत हो गई। पेट में दिक्कत क्या हो गई, मैं 3-4 दिन है ना थोड़ा सा घूमा फिरा, उसकी वजह से फ्रेश अच्छी तरीके से नहीं हो पाया, तो पेट में दर्द होने लग गया, फुलावट आ गई। घर वाले बोले भाई 22 क्रिएटिनिन लेवल है इस बंदे का, इमरजेंसी केस सच में है हो। इनने मेरा रोहतक में डायलिसिस शुरू करवा दिया, बेड पे लिटा दिया। मैं भाई मैंने ले चलो, मेरा कोई दिक्कत को नहीं, मैं इनका चक्कर अब को नहीं आना चाहता। फिर भी उन्हें जबरदस्ती 25,000 रुपये लगा दी मेरे ऊपर, प्राइवेट में मेरी डायलिसिस करवा दी एक। अगले दिन फिर बुला लिया डायलिसिस पर, पेट का दर्द को नहीं हुआ मेरा ठीक। फिर मैंने इनके पास फिर दोबारा कॉल कर लिया, विश्वास तो कहाँ पे बना हुआ था, BRC के पास। फिर मैं लजी पेट में दिक्कत है, बोले वो बाथ टब किया, मैं लजी ना जी, बोले वो कर। मैंने एक बार तो सुबह किया, एक बार शाम को किया, और तुरंत वहाँ से बोला कि हल्दी और जो हल्दी और क्या होता है, 1 मिनट रुको, हल्दी और एक चीज थी उसका लेप लगा ले पेट पे। वो लेप लगा लिया, पेट का दर्द हो गया ठीक। ठीक होने के बाद फिर मंगलवार को उन्होंने फिर बुला लिया डायलिसिस के लिए। मतलब भाई मेरे को डायलिसिस की जरूरत नहीं है, 1% भी नहीं है, मैं नहीं चाहता डायलिसिस, लेकिन कर दी उन्होंने। तीसरी डायलिसिस भी कर दी। उस अगले दिन फिर मैं निकलवाने खातर चला गया यहाँ से। मैं लिया जी मेरा निकाल दो, मैंने डायलिसिस को नहीं करवानी। डॉक्टर पता है क्या बोलता है, एलोपैथी वाले डॉक्टर बोलते हैं मीट खा, अंडे खा, दूध पी। वहीं पे मैं जाके उनको बोला, मैं जी एक बात बताओ, आप एक बार तो आप बोल रहे हो कि पानी कम पीना है, आप बोल रहे हो कि पानी कम पीना CKD पेशेंट को, ऊपर से आप बोल रहे हो कि मीट खा। मीट खाने के बाद तो पानी की प्यास तो डबल हो जाती है इंसान की, अंडे खाने के बाद तो डबल हो जाती है। हाउ कैन इट पॉसिबल? आप तो इसका मतलब चाहते कौन है कि इसका क्रिएटिनिन लेवल डाउन हो? आप तो चाहते हो कि इसकी डाइट हम दवाइयाँ देते रहें और इसका क्रिएटिनिन लेवल बार बार बढ़ा रहे और बार बार डायलिसिस पे आता रहे और ये प्रोसेस चलती रहे, हमारे पैसे बनते रहे। मतलब जी आप पे परमानेंट इलाज है इस चीज़ का। हालांकि मैं उस हॉस्पिटल का नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि क्रिटिसाइज किसी को करना नहीं चाहिए, ये हमारे संस्कार नहीं है। तो मैंने आपके पास परमानेंट इलाज है इस चीज़ का? बोले नहीं, हमारे पास तो 2 इलाज है, या तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट। मतलब जी फिर एक बात बताओ ना, मैं आपको पैसे भी पूछ दूं और आखिरी में मरना ही है, मतलब क्यों बिना बाद में पैसों की BC TC करवा रहे हो? जब मरना ही है तो मर जाएंगे। जब बेड पे लेट भी गया था ना, ये निकलवा भी रहा था, तो भी उन्होंने एक बार फिर आखिरी बार डराने की कोशिश की, बोले मर सकता है। मतलब जी मरण थे ना ऊपर लेना, जब सांस दे रखे है तब तक तो जिंदे रहोगे, और जिस दिन सांस बंद है तो वो तो आपका भी को नहीं बेरा मखा कि मेरा किस टाइम आप इलाज करते करते मर जाओ, मेरा तुरंत मर जाओ। फिर वो डॉक्टर ने बोला भाई तो एक काम करो। फिर मैं आ गया, घर पे आ गया, निकलवा लिया। उसके बाद फिर मैंने वो थेरेपी करनी स्टार्ट कर दी। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से नोमिंदा मैडम ने मतलब बताई, माइंड 70% बीमारियों को ठीक कर सकता है, इंसान की 70% बीमारी को। जब इंसान ये समझ लेता है ना कि मैं बीमार हूं, मतलब ये आप प्रैक्टिकल भी सोच के देख लो, कभी भी आप ये महसूस करो ओहो आज तो मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, उसको अगर होगा भी नहीं ना तो भी उसको स्टार्ट हो जाएगा दर्द। ये माइंड की वैल्यू है। माइंड ऐसा ही काम करता है। और जिस इंसान ने ये समझ लिया ना कि मैं बीमार हूं ही नहीं, वो रियलिटी में बीमार है ही नहीं। सच्चाई तो यही है, ठीक है। और दूसरी बात होती है भगवान में बिलीव जी। सबसे बड़ी चीज मैंने BRC सर की जो लगी मुझे मेरी पर्सनल व्यू में, यहाँ पे पहली बात तो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ नहीं बोला गया कि आपको ये बोलना है वो बोलना। हम अपनी मर्जी से आए हैं और मर्जी से ये चीजें बोल रहे हैं, ठीक है। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी 1:30 बजे, जिस दिन मैंने ना डायलिसिस करवाई थी ना, उसी दिन मैं जब घर पे आया तो मेरे सिर में दर्द हो गया जी। रात के 1:30 बजे मेरे सिर में दर्द हो गया और मैंने ना वहां पे वापिस इमरजेंसी में फोन मिलाया उस डॉक्टर के पास ही, बोले आपको आना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा। बोले यार पहले पैसे लगवा रहे हो 30-35 हज़ार, तो पैसे लग रहे, एक छोटी सी गोली बता दो
इनमें बता दो कि कौन सी गोली ले लें, उससे सिर दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं, हमें नहीं पता, आपको बीपी की दिक्कत हो सकती है, ये है, आपको हम आना पड़ेगा। मैंने इनके पास कॉल किया जी 1:30 बजे। पता मेरे सिस्टम ये नहीं समझ में आता कि ये सारी रात जागते हैं कि क्या करते हैं। 1:30 बजे फ़ोन किया, 1:30 बजे फ़ोन करने के बाद इन मैडम ने उठाया। मैडम उठाती है और बोलती है काम कर, देसी घी ले, थोड़ा सा यहाँ पे लगा और थोड़ा सा नाक में सूंघ ले। वो आधा घंटा के बाद मेरा सिर का दर्द हो गया ठीक। उसके चक्कर में मुझे जाके वहाँ पे एडमिट करना पड़ता। 1 मिनट ठीक है, तो मैं इसका जवाब दे देती हूँ कि मैं 24 घंटे क्यों काम करती हूँ। जब मेरे को लगा कि बीआरसी सर 20 साल की इस मेहनत से इस मुकाम पे पहुँच सकते हैं, तो अगर हम 10 साल हम भी मेहनत करेंगे तो हम भी इनको कुछ छू जाएं। इसीलिए जब से मैंने बीआरसी सर को ज्वाइन करा है, उस दिन से मैंने इनको इंस्पिरेशन मान के मैं 24 घंटे अपने मरीजों के साथ रहती हूँ। तब से मैं सोई नहीं हूँ, मैं सिर्फ पेशेंट से ठीक करती हूँ। और उसी का नतीजा है कि 10 साल नहीं, सिर्फ 5 महीने में मेरे को आज ये प्लेटफॉर्म मिला है। तो दिस इज द थिंग। एक आखिरी बात और बताना चाहता हूँ, बस ये सब के लिए है सर। जब प्रॉब्लम आती है ना इंसान के ऊपर, तो हर तरफ से आती है, हर तरफ से प्रॉब्लम आती है। और जब प्रॉब्लम आती है ना, तो इंसान बिचला जाता है, मतलब उसको वो महसूस करता है हाय मेरे ऊपर। और प्रॉब्लम तो जीवन का खेल है, आती जाती है। दुख सुख तो जीवन के खेल है, ये आएंगे। अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।